तो सबसे पहले जानते हैं कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। तो समावेशी शिक्षा एक प्रणाली है, एक शिक्षा प्रणाली है जो ये बताती है कि चाहे कोई सामान्य बालक हो या फिर विशिष्ट बालक हो, उनको शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अवसर मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, चाहे उसकी जाति कोई सी भी हो, चाहे उसका वर्ग कोई सा भी हो, उस चीज़ पर हमें ना ध्यान देते हुए सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और ये उनका एक अधिकार भी है, राइट टू एजुकेशन का एक उनका अधिकार भी है। तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब देखो बढ़ते हैं आगे। समावेशी शिक्षा के जो विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता, मतलब कि समावेशी शिक्षा ये कहता है जो भी जिसके अंदर मेंटली डिसेबिलिटी है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो ये नहीं कि उनको एक अलग कक्षा में पढ़ाया जाए या फिर उनके लिए एक अलग से स्कूल खोला जाए। इस तरीके की व्यवस्था को समावेशी शिक्षा क्या करती है, अवॉइड करती है, नेग्लेक्ट करती है, उस चीज़ को नहीं मानती है। क्योंकि वो कहती है कि समावेशी शिक्षा क्या होनी चाहिए, सभी बच्चों के साथ उन पर विशेष तौर पर फोकस करके सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब देखो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिजिकल डिसेबिलिटी, दूसरा होता है लर्निंग डिसेबिलिटी और तीसरा होता है चिल्ड्रन फ्रॉम। तो फिजिकल मतलब कि शारीरिक या मानसिक, कोई मतलब कि किसी को सुनाई कम जाता है या फिर कोई देख कम पाता है, या फिर कह देते हैं कि शारीरिक डिसेबिलिटी के कोई चलने में असमर्थ है, कोई लिखने में असमर्थ है या फिर कोई बोलने में असमर्थ है, उसको बोल देंगे हम शारीरिक डिसेबिलिटी। और दूसरा होता है अधिगम अक्षमता, मतलब कोई बी को डी समझ लेता है या डी को बी समझ लेता है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो वो उल्टा बना देता है, तो जैसे जे को वो बाई बना देता है। इस तरीके की डिसेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये और चिल्ड्रन फॉर्म क्या होती है, अनुचित जाति और SC ST जो वर्ग के लोग होते हैं, उनके लोगों को हम क्या करते हैं ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं करेंगे कि मान लिया कोई अगर SC कैटेगरी का है या ST कैटेगरी का है या फिर जनरल कैटेगरी का है, तो उनके लिए हम अलग अलग कक्ष बनाएं, सबको साथ में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब देखो समावेशी शिक्षा का बेसिकली उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य किसी भी बालक, चाहे वह शारीरिक रूप से या विकलांग रूप से या मानसिक रूप से कमजोर ही, चाहे वह किसी भी जाति का हो, तो मतलब वो चाहे मेंटली डिसऑर्डर हो या फिजिकल डिसऑर्डर हो या फिर किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, उसको विद्यालय में दाखिले से वंचित नहीं रखा जाएगा। मतलब ये इन सब चीज़ों का उसको बहाना दे करके हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा या फिर तुम्हें पढ़ाया नहीं जाएगा। और विशिष्ट बालकों का पता लगाकर उनको किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनसे दूर करते हैं। तो जो उनमें विशेष बालकों में अगर कोई किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, सपोज करो किसी में मेंटली डिसेबिलिटी है, कोई बी को बार बार डी समझे जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, जो टीचर होगा उस चीज़ को पता करके कि ये बी को डी क्यों बना रहा है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, तो तारे ज़मीं पर क्या होता है, उसको यही डिसेबिलिटी होती है कि वो बी को डी समझता है और डी को बी समझता है। तो इस तरीके की डिसेबिलिटी का पता लगाकर उसका उपचार करना चाहिए। अब देखो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। आत्मनिर्भर मतलब होता है कि बच्चों को खुद से नॉलेज गेन करने की क्षमता होनी चाहिए कि बच्चे अपने आप से करके सीख सकें। और विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता ने अनुकूल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो उनके हिसाब से जो भी उनको सुटेबल हो, एटमॉस्फेयर का निर्माण करना चाहिए जो उनके लिए लाभदायक हो, जिनसे बच्चे सीख सकें। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें, प्रारंभ से ही समर्थी और असमर्थी बालक को समाज में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों में भ्रात प्रेम की भावना जगानी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम ही हैं, बस दूसरे से किसी से कोई लेना देना नहीं, या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उस सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके बच्चों में ये बात पहुंचानी चाहिए कि उन्हें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के महत्व क्या क्या है। तो इसके महत्व हैं, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व और शक्तियों का विकास करती है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि समावेशी शिक्षा जो होगी वो क्या करेगी, सभी बच्चों में एक अच्छी पर्सनैलिटी, मतलब कि व्यक्तित्व, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। प्रत्येक प्रकार तथा प्रत्येक श्रेणी के बालकों को आत्मनिर्भर की भावना का विकास करती है। तो उनमें आत्मनिर्भर मतलब खुद से सीखने में सक्षम बनाएगा, खुद से कुछ करने के लिए सक्षम बनाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा है वो लिखने में असमर्थ है, मतलब पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा, प्राइमरी का बच्चा है, वो परेशान हो रहा है, पेंसिल बार बार गिर जा रहा है। अब ये तो होगा नहीं कि उसका सारा काम 1-2 दिन कर दिया आपने या हमेशा आप किए जाओगे,
तो ये चीज़ एकदम गलत है। अगर बच्चा एक दिन पकड़ने के लिए मना कर रहा है तो दोबारा कोशिश करो, तिबारा कोशिश करो, चाहे जितनी बार कोशिश करो, लेकिन बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। वो खुद से लिखे उस चीज़ को, खुद से पढ़े उस चीज़ को, तब उसके लिए बेनिफिटेबल है। तो ये चीज़ बताती है समावेशी शिक्षा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान किए जाने में अध्यापक की भूमिका। अब इसमें समावेशी शिक्षा जो प्रदान की जाती है उसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, अध्यापक की क्या भूमिका होती है। दृष्टिबाधित बालक, मतलब जिनकी आँख, मतलब जो देखने में असमर्थ होते हैं, या ऐसे बालक जो देखने में कठिनाई होती है, उन्हें वर्ण अक्षरों वाली किताबें, बड़े अक्षरों वाली किताबें देनी चाहिए। तो एक लिपि होती है ब्रेल लिपि, एक लिपि होती है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि में क्या होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं, मतलब कि 6 चिन्ह होते हैं, और इन चिन्हों से मिलके क्या होता है, वर्ण बने होते हैं। अब 6 चिन्हों से मिलके जब वर्ण बने होते हैं तो जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो क्या करते हैं, उनको स्पर्श करके अक्षरों की पहचान करते हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ होती है, जो भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या आती है, श्रवण बाधित बच्चे, मतलब जो सुनने में असक्षम है, उनको बोलते समय कठिनाई होती है, या फिर कुछ बच्चों को देखने में कठिनाई होती है, कुछ को सुनने में कठिनाई होती है। तो ये चीज़ होती है। अब अधिगम में असमर्थ बालकों को व्यवहारिक रूप से तस्वीरों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तो जो बालक मतलब सुन नहीं सकते लेकिन देख अच्छे सकते, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसा इक्विपमेंट लाना चाहिए या ऐसी सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए जिनसे वो देख सके और अच्छे से समझ सके। मतलब कि जैसे मान लिया हमें कोई स्टोरी समझानी है, सपोज करो एक ग्राउंड लेवल पर जब हम बच्चों को समझाते हैं, प्राइमरी का बच्चा होता है या फिर जूनियर का बच्चा होता है, तो उसको समझाने के लिए हम अक्सर एक स्टोरी का निर्माण करते हैं, जैसे कौवे की और वो पानी वाली प्यासा कौवे की कहानी जो होती है। तो उसमें अगर हम पिक्चरों को, आपको विशिष्ट बालक क्या होता है, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि स्कूल में 2 तरीके के बालक होते हैं, एक तो होता है सामान्य बालक और दूसरा होता है विशिष्ट बालक। तो 2 तरीके के बालक आपने पढ़ा होगा। तो सामान्य बालक क्या होता है, जो जनरली पूरी तरीके से संतुलन में रहता है, और विशिष्ट बालक होता है जिसमें कुछ अलग तरीके की चीज़ पाई जाती है, जैसे कि चाहे उसकी मानसिक योग्यता हो या फिर उसमें एक तरीके से कहते हैं हम कि शारीरिक विशेषता हो। तो इन 2 तरीकों से वो अलग हो सकता है। जैसे इसमें कुछ बालक मंद बुद्धि के भी आ सकते हैं, तो वो मेंटली हो गए, मतलब मानसिक तौर से वो मानसिक विशेषता हो गई। और कुछ पिछड़े हुए होते हैं, मतलब कुछ को नॉलेज गेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, उन्हें एक बात को 10 बार बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आती है। कुछ शारीरिक दोष वाले होते हैं, मैंने बताया था कि डिसेबिलिटी होती है, कि किसी के हाथ या पैरों में डिसेबिलिटी होती है, या किसी की आंख में डिसेबिलिटी होती है, किसी के कानों में डिसेबिलिटी होती है। तो ये सब आते हैं विशिष्ट प्रकार के बालक में। और कुछ होते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो ऐसी बात नहीं है कि विशिष्ट बालक में हमेशा क्या आएंगे कि जो बच्चे जिनमें किसी चीज़ की कमी है वही बच्चे आएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो सामान्य से ऊपर की बातें याद रखते हैं, तो उन्हें बोलते हैं विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे। तो इन्हें विशिष्ट बालक या अपवादात्मक बालक भी कहते हैं। तो टेलफोर्डो एवं सावरे ने विशिष्ट का अर्थ दुर्लभ गुणों से बताया है। तो उन्होंने विशिष्ट का मतलब बताया है दुर्लभ गुण। दुर्लभ गुण उनको बोलते हैं जो एक जनरली सामान्य बालक में ना देखने को मिले। सामान्य बालक में क्या होता है कि वो हर तरीके से संतुलन में रहता है, मतलब कि ना तो वो उसमें शारीरिक डिसऑर्डर होगा, ना ही उसमें मेंटली डिसऑर्डर होगा। लेकिन जो विशिष्ट होते हैं उनमें मेंटली डिसऑर्डर भी हो सकता है और मेंटली उनमें स्ट्रेंथ भी हो सकती है, कि वो क्या कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छी नॉलेज गेन रखते हो, या फिर बड़े लेवल की बातें वो करते हो, और किसी बात को उनको ऑब्जर्व करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखो विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या दी है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो आपको एक ना एक परिभाषा हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो किसी राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और उस पर फुल मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो विशिष्ट बालक की परिभाषा दी है हैवेट एवं फोसेस के अनुसार। तो हैवेट एवं फोसेस के अनुसार विशिष्ट ऐसा व्यक्ति जिसकी शारीरिक, मानसिक बुद्धि, इंद्रियों और मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी होती है। तो मतलब कि एक तरीके से शारीरिक होती है, मानसिक बुद्धि या इंद्रिय या मांसपेशी की क्षमताएं क्या होती है, अनोखी होती है, किसी और में नहीं होती वे, या फिर जनरली बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है। तो इस तरीके की डेफिनेशन दी है हैवेट एवं फोसेस ने। अब आता है विशिष्ट बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती है। विशेषताएं की अगर हम बात करें तो विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से अलग होते हैं। उनके जो होते हैं सामान्य बालकों से वो पूरी तरीके से अलग होंगे, मतलब उनके कुछ ऐसे
गुण होंगे, उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो वो सामान्य बालकों से अलग कर देती हैं। अब विशिष्ट बालक शारीरिक या मानसिक, सामाजिक या भावात्मक रूप से एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। चाहे उनमें मैंने बताया था, चाहे उनमें शारीरिक रूप से वो अलग होंगे। अब देखा होगा एक क्लास है, उसमें कुछ मतलब 20 बच्चे हैं, उसमें मैंने 18 बच्चे सामान्य बिठा दिए और एक मोटा सा बच्चा ला करके बिठा दूँ, मतलब जिसका वेट 5 साल की उम्र में ही 5 या 10 साल की उम्र में ही कम से कम 50-60 किलो है, तो वो अलग ही विशिष्ट तरीके का बच्चा दिखेगा और टीचर का भी डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट किसी उस बच्चे पे जाएगा जो विशिष्ट बालक है। और विशिष्ट बालक की श्रेणी में वो भी आ जाता है जो ज़्यादा उपद्रवी बच्चा होता है। उपद्रवी कैसे कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और वो सामने बैठा हुआ दंगा कर रहा है या फिर किसी तरीके के बच्चों को छेड़खानी कर रहा है, तो उस तरीके से भी क्या होता है, ये बच्चे भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं जो अनुशासनहीनता करते हैं। अब आगे क्या विशेषता आती है इसकी, विशिष्ट बालकों की समझने की शक्ति सामान्य बालकों से भिन्न होती है। उनकी या तो बहुत धीमे होगी, मतलब मंद बुद्धि होंगे तो बहुत धीमे होगी, प्रतिभाशाली होंगी तो बहुत जल्दी समझ लेते होंगे। एक विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो उसके व्यवहार में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो वो सामान्य बच्चों के इक्वल आकर के खड़ा हो जाता है और उसको बातों को समझने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। अब मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में होता है, तो सामान्य बच्चे के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से विकास होता है। अब विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं, उनकी क्या क्या नीड्स होती हैं, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। स्पेशल नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, तो विशिष्ट बालकों की क्या विशेषता है, इसका पता लगाने के लिए हमें इन बालकों का मूल्यांकन करना होता है। तो हमें उन बालकों का मूल्यांकन करना होता है कि उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। अतः विशिष्ट बालक हेतु विशिष्ट परीक्षा लेने के पश्चात ही हमें उनकी विशिष्टता का ज्ञात होता है। तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कुछ जनरल लेवल के, मतलब कि सामान्य तौर के पे क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा उन क्वेश्चनों को भी अटैम्प्ट कर पाएगा, सही तरीके से आंसर दे पाएगा, जो कि उनको एडवांस लेवल के लगते हैं, तो उससे पता किया जा सकता है कि वो बच्चा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है। अब आगे बढ़ेंगे। देखो, बालकों की वर्गीकृत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक नकारात्मक पद्धति है। अब ये नहीं करना चाहिए कि जो A1 क्वालिटी के बच्चे हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, उनको अलग कक्षा में बिठा दिया जाए और जो बुद्धू बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, उन्हें अलग कक्षा में और सामान्य बच्चों को एक अलग कक्षा में। तो ये टोटली गलत है, इनको सबको एक साथ रखना चाहिए। यदि बालक, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेट उस तरीके से होंगे, मान लिया हमने 3 सेक्शन बना दिए, एक बना दिया A सेक्शन, बी बना दिया और C सेक्शन बना दिया। तो A सेक्शन में हमने उन्हें रख दिया जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, B सेक्शन में जनरल जो सामान्य बच्चे थे, और C सेक्शन में हमने उनको रख दिया जो एकदम मड़ बुद्धि थे, जड़ बुद्धि थे, मतलब उनको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो उससे क्या होगा, बच्चे डिमोटिवेट होंगे कि वो हमसे कितनी आगे हैं। जो दूसरे A क्लास के बच्चे हैं, उन्हीं के साथ पढ़ने वाले, उनको अलग रख देते हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं उससे अंदर से थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब देखो, थर्ड पॉइंट है, यदि बालक बाधित होता है तो शिक्षकों और अभिभावकों की उदासीन नहीं होना चाहिए। तो अगर बच्चा कोई बाधित है, इस तरीके की उसमें डिसेबिलिटी है, तो टीचर को या फिर उनके पेरेंट्स को उदासीन नहीं होना चाहिए, मतलब उनको अपसेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उन बालकों को सुधारने हेतु उनके प्रयास करना चाहिए। तो उनके लिए प्रयास करना चाहिए कि इन बच्चों को कैसे हम एबल बना सकते हैं और वो जनरली जो सामान्य बालक होते हैं उनके साथ आकर के अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। बालकों में हीनता और निराशा की भावना ना आए, इसके लिए क्या करते हैं, शिक्षकों को प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब बच्चों को ये ना लगे कि मैं तो बुद्धू हूँ, मुझसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी हल नहीं होता, मुझसे ये जरा सी चीज़ भी याद नहीं होती। तो इस तरीके की हीन भावना टीचर को नहीं आने देनी चाहिए किसी भी बच्चे में। विशिष्ट बालकों के लिए क्या लिखते हैं, उनके लिए मतलब कि सामग्री की व्यवस्था करानी चाहिए। अभ्यास पुस्तिका आदि की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए आवश्यकता की उपलब्धता करा देनी चाहिए। और विशिष्ट बालकों को प्रेरणा व आर्थिक सहायता, वाहन भत्ता तथा अधिगम सामग्री आदि देने हेतु आर्थिक सहायता करनी चाहिए। क्योंकि देखो, अधिकतर कुछ बच्चे विशिष्ट बालक जो मंदबुद्धि होते हैं ऐसे क्षेत्र में देखने को मिलते हैं जहाँ पर रूरल एरिया होती है, ग्रामीण एरिया होती है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, इतनी आर्थिक स्थिति उनकी स्ट्रांग नहीं होती कि वो हर तरीके से एफर्ट उठा पाए। मतलब अगर स्कूल की तरफ से बैग प्रोवाइड किया गया है तो ठीक है, नहीं तो वे क्या करते हैं, कपड़े का ही थैला लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, उनको जितना हो सके
टीचर को भी या फिर गवर्नमेंट को भी उनकी सहायता करनी चाहिए, जिससे वो विशिष्ट बालकों की तरह शिक्षा ग्रहण कर सके। तो विशिष्ट बालक जो होते हैं, पहली बात तो यही है कि सामान्य से वो भिन्न होते हैं। अब विशिष्ट बालकों की शिक्षा, उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इस बात को समझते हैं हम। बालक जिस प्रकार से तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार से अधिगम प्रदान किया जाना चाहिए। अब ये नहीं कोई बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा है, वो एक दिन में मान लिया 4 क्वेश्चनों को बहुत आसानी से समझ ले रहा है और उनको कर भी दे रहा है, और एक मंदबुद्धि बच्चा है जो एक क्वेश्चन को एक दिन में भी नहीं समझ पा रहा है। हाँ, तो हम उसको उसके लिए ऐसे नहीं करेंगे कि जो बच्चा एक दिन में 4 क्वेश्चन कर रहा है तो उसको भी तब तक एक ही क्वेश्चन पढ़ाया जाए जब तक कि छोटे वाले बच्चों को समझ में आता है। तो ऐसा नहीं, जिस गति से वो सीखता है उसको उसी लेवल की बातें सिखा देनी चाहिए टीचर को, चाहे वो पर्सनली तौर से हो या फिर डायरेक्टली क्लासरूम में भी ऐसा पढ़ाया जा सकता है। अब विशिष्ट बालकों को शिक्षा उनकी वैयक्तिक विशेषताओं से मिलती जुलती दें ताकि बालक रुचि लेकर शिक्षा ग्रहण करे। अब क्या होता है, देखो, अगर उनको बच्चों को हम शिक्षा देंगे जनरली रियल लाइफ से कोरिलेट करके, तो बच्चे क्या होंगे, बहुत अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सपोज करो किसी बच्चे को हम एग्जाम्पल दें किसी सब्जी का, हम साइंस पढ़ा रहे हैं और हम सब्जी के बारे में बताते हैं, तो अगर हम बताएं कि जैसे कि आज तुम्हारे घर में कोई फल आया है, कि जी हाँ आया है, तो बच्चे कहेंगे कि क्या, बच्चों से पूछो कि क्या आया है, तो उन्होंने बताया कि केला है, तो केले के बारे में बताओ कि देखो तुमने केला खाते हो तो तुम्हें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर हम उसको रियल एग्जाम्पल बताएंगे ना, या जैसे फिर मिड डे मील में आता है केला आता है या फिर दूध आता है, कि दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, दूध में बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उसमें हर तरीके की वो होती है, वो सब चीज़ें होती है जो शरीर को ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से अगर हम कोरिलेट करके बताएंगे तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। अब मानसिक मंदिर, श्रवण बाधित तथा शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से ग्रस्त बालकों की शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है, परंतु समस्या तब आती है जब बालक को दिए गए उपकरणों का उपयोग उनके माता पिता करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो देखो, विशिष्ट बालकों के लिए एक अलग तरीके से सामग्री भी आती है, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था भी की जाती है, अलग तरीके के उनके विद्यालय भी खुले हुए हैं, संस्थान खुली हुई हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब उनके माता पिता उनका उपयोग करवाने में असमर्थ होते हैं। अतः अभिभावकों को क्या होता है, उत्तम प्रयास करना चाहिए, साथ ही शिक्षण संस्थाएं सस्ती व उत्तम शिक्षा प्रदान करें तो बाधित बालक इसका लाभ उठा सकेंगे। अब मान लिया एजुकेशन कहीं पर बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की होती है, तो वहाँ पर फीस भी जनरली हाई क्वालिटी की ही लेंगे, लेकिन उन विद्यालयों को या उन संस्था को करना चाहिए कि जो विशिष्ट बालक हैं उस केस में उन बच्चों को थोड़ा सहूलियत दी जाए, जिससे उनके माता पिता जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, उनको अफोर्ड कर पाएँ उस स्कूल में पढ़ाने के लिए। विशिष्ट बालकों के लिए विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया, क्या कहा गया था 1986 में, जहाँ तक संभव हो आंशिक रूप से बाधित बालकों व हाथ पैर से कार्य करने में असमर्थ बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ होगी। तो जैसे कि अगर किसी बालक का कोई लेफ्ट हैंड नहीं है और वो राइट हैंड से लिखता है, तो ऐसा नहीं कि उसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाए। कोई बच्चा चलने में असमर्थ है, लंगड़ा होकर के चलता है, तो ऐसा नहीं कि उसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाए, उनको सामान्य बालकों के साथ हम पढ़ा सकते हैं। क्योंकि मानसिक रूप से पढ़ाई अगर जो स्ट्रांग रहती है तो जो शारीरिक दबाव होता है उसको वो आराम से ऊपर उठ पाएगा। अगर मान लिया हम उसको यही कह के रहेंगे कि तुम्हारे एक हाथ नहीं है तो तुम दाहिने हाथ से भी नहीं लिख पाओगे, तो वो कैसे ग्रो करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि बेटा तुम्हारा लेफ्ट हैंड नहीं है तो इसके लिए तुम निराश क्यों होते हो, राइट हैंड तो है ना तुम्हारे पास, वो सब चीज़ें तुम राइट हैंड से कर सकते हो जो लेफ्ट हैंड नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ें होती है। अब आती है भारत सरकार के द्वारा इस बालक को की शिक्षा मुफ्त रखनी चाहिए। तो इस तरह के बालक जो होते हैं उनकी मुफ्त रखनी चाहिए और छात्रवृत्ति देनी चाहिए, उनको पुस्तक मुहैया करा देनी चाहिए और अलग तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। विशिष्ट बालकों की औपचारिक शिक्षा से पूर्व किसी विशिष्ट शिक्षा केंद्र जैसे आंगनबाड़ी आदि में शिक्षा दिलानी चाहिए। तो विशिष्ट बालकों को क्या होती है, एक औपचारिक शिक्षा देने से पहले किसी विशिष्ट शिक्षा केंद्र जैसे आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक तरीके से जब फर्स्ट क्लास में बच्चा नहीं आता उससे पहले वो उनको ट्रेन करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जैसे ABCD क ख ग ये सब चीज़ें उनको पढ़ा देते हैं, या फिर चीज़ों का रंग पहचानना, चीज़ों को छोटा और बड़ा में अंतर करना, ये सब चीज़ें वो उनको सिखा देते हैं। अब विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या होते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार होते हैं प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक जो होते हैं जिनमें मतलब मेंटली डिसऑर्डर होता है, और पिछड़े बालक होते हैं, शारीरिक विकलांग बालक होते हैं, अवंचित वर्ग के बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, सृजनात्मक बालक, और 9 नंबर है खिलाड़ी बालक,
मतलब जिनके अंदर एक प्लेयर की क्वालिटी होती है, और अधिगम बालक और कुसमायोजित बालक और तिरस्कृत बालक, मतलब जिनको हम समाज क्या करता है, तिरस्कार करता रहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें होती है तिरस्कृत बालक के अंदर। और सुविधा वंचित बालक, तो जिसको बच्चों को सुविधा नहीं मिल सकती, जो जनरली सामान्य बालकों को मिल जाती है, वो भी जो बेसिक नीड है। प्रतिभाशाली बालक होता क्या है, जैसे प्रतिभाशाली बच्चे की अगर हम बात करें तो प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की तुलना में क्या होता है, थोड़ा श्रेष्ठ होता है, थोड़ा हाई थिंकिंग रखने वाला होता है, थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। मतलब कि अगर वो 4th क्लास का बच्चा है तो वो 5th क्लास की बातों को भी समझने में सक्षम होता है। तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 120 से उच्च होती है, क्योंकि 110 टू 90, मतलब 90 टू 110, 90 से 110 के बीच में होती है सामान्य बालकों की बुद्धि जो होती है। और बुद्धि लब्धि अगर 120 से ऊपर हो जाती है तो वो हो जाता है प्रतिभाशाली बालक। अब ये बालक साधारण बालकों से बहुत योग्य होते हैं और जो भी कार्य इन्हें प्रदान किया जाता है उसे ये शीघ्र करके दिखा देते हैं। मतलब काम में ही ज़्यादा देरी नहीं करते, इनको काम दिया ये तुरंत से करके एकदम टीचर को सौंप देते हैं। अब ये बालक साधारण बालकों से साथ शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो, जब जो बातें हम साधारण सिंपल बच्चों को सिखा रहे हैं वो बातें वो ऑलरेडी जानते हैं, तो उनको थोड़ी बोरियत सी फील होती है। मतलब उनको कोई चैलेंजिंग चाहिए कि जो उनको टक्कर दे सके, तो इस तरीके की बातें वो ज़्यादा सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार क्या डेफिनेशन है प्रतिभाशाली बालक की, तो प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो अपनी क्लास में देखा भी होगा आपने, जब कभी आप बच्चों वाली क्लास में रहे हो, मतलब 6 to 8 या 1 to 5 क्लास में, तो उस टाइम पर एक दो बच्चा ऐसा होता है जो मतलब कि टीचर की निगाहों में भी चढ़ा होता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा होशियार है, और क्लास में भी सबसे एडवांस अलग तरीके से, मतलब मॉनिटर भी वही बनता था या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो उसको सौंपी जाती थी। तो 1% बालक होता है। अगर मान लिया आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चों में से एक बच्चा होगा जिसको मॉनिटर बनाया जाएगा, उसकी पॉपुलैरिटी देख करके, उसकी मानसिक योग्यता देख करके। तो ये एक डेफिनेशन दी है स्किनर ने। अब देखो कॉल्सिंग के अनुसार इसकी एक डेफिनेशन हमें किसी एक फिलोसोफर के अनुसार याद होनी चाहिए। अब वह बालक जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो और समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, तो वो मतलब कि एक सोसाइटी को डेवलप करने में अपनी भूमिका प्रदान कर सके, अपना एक सहयोग दे सके। तो ऐसी डेफिनेशन दी है कार्लसन के अनुसार कि वह प्रतिभाशाली बच्चा होगा जो समाज में एक अपना योगदान दे सके। अब प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे होती है? अब बेसिकली क्या होता है, तर्क वितर्क से हम पहचान सकते हैं कि सामने वाले को हमने कोई गलत बात बोली तो वो तुरंत हमें पलट करके बता देगा कि ये बात आपने गलत बोली है, सही बात ये होगी। तो इस तरीके से भी हम अपने आसपास में ध्यान रख सकते हैं कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है और कौन बच्चा प्रतिभाशाली नहीं है। लेकिन अगर बुद्धि परीक्षण की बात कर रहे हैं और उसमें प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करनी हो तो क्या करेंगे? शाब्दिक तथा अशाब्दिक बुद्धि परिचय और व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये दो तरीके के परीक्षण होंगे, शाब्दिक और अशाब्दिक, मतलब उसको वर्बल या नॉन वर्बल करके उससे हम उसका कुछ एक तरीके से इंटरव्यू लेंगे और पता कर रहे हैं कि ये किस स्टैंडर्ड का बच्चा है। क्योंकि जनरली जैसे मान लिया हम क्वेश्चन पूछेंगे कि राष्ट्रपति का नाम, प्रधानमंत्री का नाम, सब बता देगा। अगर मान लिया कोई 5th क्लास का बच्चा है और हम उससे पूछ लेंगे कुछ ऐसा सवाल जो कि 6 या 7 क्लास के बच्चे को जानना चाहिए और उसका वो उत्तर दे देता है, दैट मीन्स वो क्या होता है? प्रतिभाशाली बालक होता है। और व्यक्तिगत या सामूहिक, मतलब हम एक ग्रुप बना करके उस बच्चे को बिठा देंगे और उसमें से सभी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जो उसका सुटेबल आंसर देगा वो क्या होगा? प्रतिभाशाली बच्चा होगा। अब टर्मन के अनुसार क्या होता है? टर्मन कहता है कि वह बालक जो 140 से अधिक बुद्धि का है वह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। अभी जैसे हमने ऊपर बात की थी तो ऊपर में 120 में आया था जनरली कि 120 से अगर ऊपर है तो वो प्रतिभाशाली या उत्कृष्ट बच्चे की श्रेणी में आता है। लेकिन टर्मन क्या कह रहा है कि अगर उसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी तभी वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आएगा। अब निष्पत्ति परीक्षण और अभिरुचि परीक्षण, ये दो परीक्षण है। अब देखो निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है? पिछले क्लास में इस परीक्षण के द्वारा क्या होता है? बालक की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान आसानी से प्राप्त होता है। तो बालक को क्या होता है? जो भी एजुकेशन से रिलेटेड उसकी उपलब्धियां हैं वो उसको आसानी से मिल जाता है, जो भी किताबी ज्ञान है उसको आसानी से मिल जाता है। अभिरुचि परीक्षण क्या होता है? इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट टेस्ट। यह परीक्षण यह बताता है कि बालक की रुचि किन किन कार्यों में है और वह भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। तो देखो कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है, कुछ बच्चे होता है कि उनको लेक्चर देने में बहुत रुचि होती है,
कुछ बच्चे होते हैं कि उनको प्रेजेंटेशन देने में बहुत अच्छी रुचि होती है, तो ये उनकी एक अभिरुचि परीक्षण होता है कि उनसे हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो बच्चा अपनी रुचि के फील्ड में कितनी नॉलेज रखता है। तो ये हम अभिरुचि परीक्षण से बता सकते हैं। अब देखिए, संबंधित बालकों की सूचनाएं। संबंधित बालकों की सूचनाएं क्या होती हैं? इस प्रकार के परीक्षण में प्रतिभाशाली बालकों का पता लगाने के लिए उनके माता पिता या जो भी उनके आस पड़ोस के लोग हैं उनसे संपर्क किया जाता है कि वो बच्चा किस तरीके से बिहेव करता है घर में आने के बाद, या समाज में तुम्हारे आसपास जब वो रहता है तो वो किस तरीके से रहता है। मतलब उसका हम एक तरीके से डेली रूटीन को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि वो बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। मतलब 3-4 तरीके हो गई है कि जिनसे हम बता सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। अब देखिए, अवलोकन विधि होती है। अवलोकन विधि होती है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब कि बच्चा अपने आप से कुछ किए जा रहा है और हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किसी चीज़ को किस ढंग से कर रहा है। सपोज करो कि वो एक बार क्या हुआ कि मतलब कि वो कहीं पर उसके चलने का ढंग या फिर किसी चीज़ को बोलने का ढंग, हम सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हैं। मान लिया एक टीचर है और क्लास में वो बच्चा ही बैठा है, टीचर पढ़ा रहा है और वो बच्चा उस टीचर की बातों पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन आंसर पुटअप कर रहा है, तो ये सब चीज़ें पता चलती है अवलोकन विधि में। और थर्ड पर्सन उस टाइम पर क्या होगा, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेगा कि वो क्या कर रहा है। जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर की टीपी की होगी तो उस टाइम पर आपको ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा गया होगा कि सिर्फ आपको ये देखना है कि स्कूल में टीचर पढ़ाते कैसे हैं। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। अब बालकों के गुणों के आधार पर पहचान, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनके आधार पर हम बच्चों की कैसे पहचान करेंगे कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती है? एक होती है शारीरिक विशेषता। शारीरिक विशेषता में क्या होता है? इंद्रिया शक्ति, दांत, शारीरिक दोष, स्वास्थ्य और शारीरिक जो भी रूप होता है उसका। अब ये होता है, देखो आप इसके डायग्राम से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखो इंद्रिया शक्ति क्या होंगी, उसकी तीव्र होती है। जो वो होगा बच्चा होगा उसकी इंद्रिया शक्ति तेज होती है, मतलब उसकी सुनने की क्षमता एकदम, देखने की क्षमता एकदम बहुत अच्छी होती है। अब सामान्य बच्चों में 2 माह पहले निकल जाते हैं। तो जो जनरली बच्चे होते हैं, दांत जो होते हैं उनके 2 महीने पहले निकल जाते हैं, और जो वो होते हैं विशिष्ट बच्चे उनके 2 महीने बाद निकलते हैं। ये एक थोड़ी हास्यास्पद बात हो गई, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अगर हमें शारीरिक विशेषता के थ्रू किसी बच्चे को पता लगाना है कि वो प्रतिभाशाली है या नहीं, तो उसको जन्म से ही एनालाइज करना पड़ता है। कहते हैं नहीं कि छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं कि बच्चा बहुत तेज है, अभी पढ़ने गया नहीं, और माता पिता कहने लगते हैं कि वो बहुत तेज है, बहुत तेज है, तो वो सब इसी चीज़ पर इसी चीज़ को देख करके बोलते हैं कि बच्चे के दांत किस टाइम आए हैं, या फिर वो किस तरीके से रिएक्ट करता है उनके घर में, या फिर जब कभी घर में खेल रहा होता है। अब देखिए, शारीरिक दोष। शारीरिक दोष क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। जो विशिष्ट बालक होते हैं या फिर प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें बहुत कम होते हैं शारीरिक दोष। शारीरिक दोष मतलब कि जैसे किसी को सुनने में अक्षमता होती है, या फिर देखने में अक्षमता होती है, या फिर किसी का पैर अपंग होता है, इस तरीके की जो डिसेबिलिटी होती है वो उनमें बहुत कम देखी जाती है। अब ऐसा नहीं कि होती ही नहीं, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो यूपीएससी टॉपर कर जाते हैं और उनकी शारीरिक अक्षमता होती है, तो इट डजेंट मैटर, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है कि शारीरिक दोष उनमें कम रहते हैं। अब स्वास्थ्य। स्वास्थ्य क्या होता है? सामान्य बच्चों की तुलना में उनका अधिक स्वास्थ्य होते हैं सामान्य बच्चों की तुलना में। अब सामान्य जनरली बच्चे क्या होते हैं, जरा सा पेट में दर्द हुआ, बेड पकड़ लिया या फिर छुट्टी मार ली स्कूल आने से पहले, तो उनमें क्या होता है, उनमें बहाना देने की क्षमता बहुत अधिक नहीं होती। मतलब वो किसी भी चीज़ को एक्सक्यूज नहीं करते। अगर मान लिया उन्हें कोई चीज़ सीखनी है तो सीखनी है, कोई काम करना है तो करना है, वो उसको बहाने पर नहीं टालेंगे। अब आगे देखते हैं, सामाजिक विशेषताएं क्या होती है उसकी? मिलनसार होते हैं, मतलब एक दूसरे से समायोजन बना करके रखते हैं। जिम्मेदार होते हैं कि उनको अगर कोई भी बात सौंपी गई है तो वो उसको बखूबी निभाते हैं। और मित्र बड़ी उम्र के होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ के बच्चों से इतना घुल मिलकर नहीं रहेंगे जितना वो अपनी से ऊपर वाली क्लास के या अपने से बड़े बच्चों के साथ घुल मिलकर रहेंगे। उनसे नई नई बातें सीखने को मिलेगी। अब सपोज करो आप ही हो, आप इस समय बीटीसी कर रहे हो या फिर डीएलएड कर रहे हो, वॉटएवर जो भी कर रहे हो, तो आप अगर जो अपने बीटीसी वाले समूह में रहोगे तो आपको सारी बीटीसी से रिलेटेड ही बातें सीखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप जाकर के संपर्क करते हो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो क्या कहेगा वो, नेशनल और इंटरनेशनल जैसी बातें करेगा। तो मतलब कि ये एक एटमॉस्फेयर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों से संपर्क रखते हैं। खेल अपनी उम्र के बच्चों के साथ, नेता के गुण, और मतलब कि नेतृत्व करता है, लीडरशिप रहती है उसके अंदर, और रुचि साहित्यिक कार्यों में, मतलब कि लिटरेचर ही होता है वो, और सृजनात्मक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, मतलब कि क्रिएटिविटी दिखाता है किसी भी काम में। टर्मन के शोध ने क्या कहा था, उसने क्या काम किया, टर्मन ने 500 बच्चों पर शोध किया
और सत्य, ईमानदार, निष्ठा तथा हर परिस्थितियों में समायोजन कर लेते हैं वे 500 बच्चे। उसने क्या काम किया, 500 बच्चों पर एक प्रयोग किया और उसने देखा कि जो बच्चे प्रतिभाशाली थे वो सत्य थे, मतलब कि एकदम झूठ नहीं बोलते थे, और ईमानदार थे, मतलब कि जो भी काम करते हैं वो ईमानदारी से बखूबी निभाते हैं, किसी से कोई फ्रॉड गर्दी नहीं। निष्ठा और हर परिस्थिति में समायोजन कर लेते हैं। मान लीजिए उनको कहीं पर शोर वाले इलाके पर भी बिठा दिया जाए, पास में डीजे बज रहा है और उनके हाथ में बुक दे दी जाए, उनसे कह दिया जाए कि एक पेज तुम्हें आधा घंटे में याद करके देना है, तो वो पॉसिबिलिटी होगी कि उसकी 70 to 80% याद कर लेते हैं, क्योंकि उनको साउंड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। अब उनकी संवेगात्मक विशेषताएं कैसी होती हैं? सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं और सदैव प्रसन्न रहते हैं, चरित्र श्रेष्ठ होता है उनका, और हर परिस्थिति में समायोजन करने में समर्थ होते हैं, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं। बौद्धिक क्षमताएं कैसी होती हैं? ये स्पष्टवादी, श्रेष्ठ तथा फुर्तीले होते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता बताया था, तर्क वितर्क करने में बहुत माहिर होते हैं, मतलब कि किसी भी बात का तुरंत रिप्ले करते हैं वो। और तीव्र अधिगम क्षमता होती है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तर्क करने की योग्यता अधिक होती है और मानसिक गति सामान्य बालकों से अधिक होती है। प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठ होते हैं, वो हर एक काम में कैसे होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। स्किनर व हैरीमैन के अनुसार क्या होते हैं? उन्होंने बताया था कि उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है? 130 से 170 के बीच में होती है, तो ये बात भी याद रख सकते हैं आप। अब देखो, धीमी गति से सीखने वाले बालक, तो धीमी गति से सीखने वाले बालक, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने कहा है कि 1962 में सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उनके द्वारा सीखे गए कार्यों को सीखने के गति के आधार पर की। तो उनके बच्चों को जो काम दिया गया था 1962 में, जब उन्होंने एक परीक्षण किया, उन्होंने सामान्य बच्चों और प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए एक परीक्षण किया, तो उन्होंने देखा जो धीमी गति से बच्चे होंगे वो सामान्य तौर पर किसी बात को सीखने में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन जो प्रतिभाशाली होते हैं वो एकदम सीख लेते हैं। यदि किसी सामान्य बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु वर्ग से कम है, तब उसमें धीमी गति से सीखने वाला बालक कहा जाएगा। तो जो बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से भी नहीं सीख पा रहा है तो उसको बोलेंगे हम धीमी गति से। कभी कभी आपने देखा होगा कि 4th क्लास में मान लिया उसको डिवीजन और मल्टीप्लाई भी नहीं आता, तो समझ लो वो धीमी गति से सीखने वाला बालक है। या 2nd क्लास में अगर उसको एडिशन नहीं आता तो वो धीमी गति का बच्चा है। अगर कोई 3rd क्लास में भी बच्चा है और उसको ABCD भी सही से नहीं बोल पा रहा है, वो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है। तो बच्चे का विकास, समायोजन, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, योग्यता और सीखने की गति सब सामान्य बच्चों से कम होती है, इन सब में जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं। अब धीमी गति से सीखने वाले बालक की कुछ विशेषताएं हैं। अब विशेषताएं क्या हैं? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कैसा होता है उनका? धीमी गति से सीखने वाले बालकों का शारीरिक तथा मानसिक विकास धीमी गति से होता है। ये साफ कपड़े नहीं पहनते, मतलब थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके नहीं रखते। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि थोड़ा गंदे रहते हैं, समाज में नहीं घुलते मिलते, दिन भर वो अपने आप से ही मतलब कि लड़ाई झगड़ेदार होते हैं, जब टीचर समझा रहा होता है तो उनकी बात नहीं सुनते। अब सेकंड आता है अवधारणा शक्ति का अभाव। सामान्य बच्चे से धीमी गति से धारण करने की क्षमता होती है, तो जो भी कोई भी चीज़ होती है उसको अपने रूटीन में उतारने के लिए वो थोड़ा समय लेते हैं। असुरक्षा की भावना, उन्हें लगता है थोड़े डरे डरे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं। अब आत्मविश्वास की भावना और अंदर कम बनी रहती है, उनके अंदर क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मान लिया टीचर कोई बात पूछ लेगा तो वो कहीं ना कहीं उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता का अभाव भी समस्याग्रस्त रहता है। निरीक्षण विधि, तो छात्र के विभिन्न क्रियाकलापों का निरीक्षण करना, मतलब कि एक्चुअली में बच्चा करता क्या है, किस तरीके से वो कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उसको निरीक्षण करना, उनका एक तरीके से टेस्ट करना। अब एकल अध्ययन विधि। एकल अध्ययन विधि क्या होती है? इस विधि के द्वारा बच्चे के जन्म से लेकर वर्तमान तक की विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करके उसका परीक्षण किया जाता है। तो स्टार्टिंग से लेकर और अभी तक की उसकी सारी लाइफ को स्टडी किया जाता है, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चा धीमी गति से पहले से ही सीखता आ रहा है या अभी कोई आकर के स्लो डाउन हो गया उसके बीच में। चिकित्सा परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है, वो बताता है कि कुछ एक बेसिक सी बातें उनसे पूछेगा या फिर अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन पुटअप करेगा। अगर वो उनके आंसर दे देता है या फिर उनको आंसर क्वेश्चन सुनने में भी असमर्थ है, तो वो बता सकता है कि ये एक धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है। शैक्षिक परीक्षण होता है, पिछली कक्षा में AC के आधार पर उनका टेस्ट होता है, मतलब कि आपने पिछली अगर वीडियो नहीं देखी है उसको देख लीजिए, शैक्षिक परीक्षण आपको समझ में आ जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण क्या होता है? व्यक्तित्व परीक्षण ये होता है कि उसकी पर्सनैलिटी का टेस्ट,
कि बच्चा किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बोलता है। सपोज करो कि कोई बच्चा स्टाइल में बोलता है, कोई मतलब कि वैसे है कि जैसे माहौल में रहा है थोड़ा गुंडागर्दी वाले में, तो वो वैसे ही बोलेगा। जैसे आपने वो देखी होगी मुंबई का इलाका क्या होता है, तो वो थोड़ा अपने रूप में बोलते हैं, स्टाइल में बोलते हैं। तो इस तरीके से नहीं, मतलब कि वो उनका व्यक्तित्व प्रेजेंट करता है। तो हमें एकदम सामाजिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मतलब ऐसे अवे तुवे नहीं करके बोलना चाहिए, जोक्स अपार्ट। बट हम कैरी ऑन करते हैं अपने व्यक्तित्व परीक्षण को। तो व्यक्तित्व परीक्षण बताता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी को टेस्ट करना, कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है किसी भी एक्टिविटी में। समायोजन क्षमता में कमी पाई जाती है तो धीमी गति का बालक है, मतलब वो कहीं पर भी अपने आप को ढालने में असमर्थ होता है तो धीमी गति का बालक है। सपोज करो एक टीचर एक बच्चे को टूर पर ले गया, और टूर पर ले गया तो वहाँ पर टीचर बता रहा है कि ये वो है, ये वो है, मतलब कि वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस में अगर बता रहा है, पर उसके जो टूर पर गए हैं बच्चे, उसके मोस्ट ऑफ द बच्चे तो बता पा रहे हैं कि ये यही था जो आपने बताया है, ये वो है जो आपने बताया है। लेकिन जो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा होगा, अगर उसको 10 चीज़ें बताई है, वो तो 1 या 2 को ही बता पाएगा। तो इससे टीचर अंदाज़ा लगा सकता है कि वो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है। और बुद्धि परीक्षण IQ टेस्ट करके पता चलता है उसका। अगर उसकी आयु के अनुसार उसकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है तो वो क्या है, धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के कारण क्या क्या होते हैं। आर्थिक स्थिति होती है, जो बच्चे गरीब होते हैं बेसिकली उनमें ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में यही ज़्यादा पाई जाती है कि वो बच्चे गरीब होते हैं बैकग्राउंड से। क्योंकि जो बच्चे अमीर होंगे या जिनके माता पिता अमीर होंगे, तो पहले से ही अपने बच्चों को अवेयर रखते हैं कि बेटा पढ़ने में कितना कुछ भलाई है। परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर। अब कुछ लोगों के परिवार का मानसिक स्तर क्या होता है, जैसे गांव में जाओगे तो उनका ज़मीनी स्तर होता है, मतलब कि खेती से रिलेटेड ही वो बात करेंगे कि आज खेत में क्या बोना है या फिर क्या क्या हो रहा है जंगलों में, उस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन अगर आप शहरों में जा करके देखोगे तो वो उसी लेवल की बात करते हैं। सपोज करो कि कोई MNC कंपनी में जॉब करते हैं किसी के पिता, तो घर पे आकर के वो उसी तरीके की बातें करेंगे कि आज क्लाइंट को ये कर दिया। तो ये एक परिवार का मानसिक स्तर दिखाता है, तो बच्चा भी उसी तरीके से आगे बढ़ता है। आपने देखा होगा कि जिनके माता पिता पुलिस में होते हैं, वो बच्चा पुलिस में ऑटोमेटिकली मतलब बहुत आराम से चला जा सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सेम थिंग अगर कोई बच्चा किसी के माता पिता बैंकिंग में है, तो वो बच्चा बैंक में जाने के लिए उसको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पिताजी उसको प्रेरित करते रहते हैं कि बेटा इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है। संवेगात्मक घटक और व्यक्तिगत घटक, ये इसके कुछ कारण हैं। धीमी गति से सीखने वाले बालकों की समस्याएं। धीमी गति से मतलब उनकी समस्याएं क्या क्या आती है। तो पहली बात तो उनमें ज्ञान अधिगम, मतलब कि अपने आप को ज्ञान समेटना, कि किसी ने कोई बात बोली और उसको वो कितने टाइम तक रख पाते हैं। हमने कोई बात आज बोली और कल को उनसे पूछी तो वो भूल जाते हैं, तो ये एक कारण है या एक समस्या है। भाषा एवं वाणी की समस्या है, वो बोलने में असमर्थ होते हैं, मतलब कि अपनी बात को हकला करके बोलेंगे, सही तरीके से फ्लुएंट तरीके से नहीं बोल पाएंगे। श्रवण प्रत्यक्षीकरण, सुनने में उनको, हमने बोला दिल्ली में कुतुब मीनार है, उन्होंने वो सुन लिया दिल्ली में कुतिया बीमार है, तो इस तरीके से उनमें कुछ अक्षमता हो सकती है। अब धीमी गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा, उनकी शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए। पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए। ये नहीं कि अगर मान लिया 4th क्लास का बच्चा है और वो धीमी गति से सीखने वाला है, तो हम 4th क्लास के स्टैंडर्ड का ही उसको ज़बरदस्ती पढ़ाएं मारपीट के, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार जो उनका लचीलापन होना चाहिए वो होना चाहिए पाठ्यक्रम में। शिक्षकों द्वारा बच्चों का अवलोकन, टीचर टाइम टू टाइम उनका अवलोकन करते रहना चाहिए। अभिप्रेरणा प्रदान करना, उनको प्रेरित करना चाहिए। अधिगम के लिए तत्पर रहना, मतलब बच्चों को सीखने के लिए एकदम हमेशा तैयार रखना चाहिए। क्रियात्मक विधि का प्रयोग और व्यवहारिक आयाम के द्वारा शिक्षा। अब बढ़ते हैं, देखो अपवंचित बालक या वंचित बालक। अपवंचित या वंचित बालक किसको बोलेंगे, जो एक तरीके से अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है या पढ़ नहीं पाता है। तो निरुत्तर वैज्ञानिक प्रगति अथवा आर्थिक प्रगति के बावजूद हमारे समाज में विभिन्न वर्गों बहुत कम असमानता है। तो हमारे मतलब कि किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि वो पढ़ाई से ज़्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंट देता है, नहीं तो उनका घर का खर्च नहीं चल पाता है। तो इस तरीके की कुछ आता है वंचित बच्चों की श्रेणी में। जो बच्चे वंचित होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सही नहीं होती है, जिस वजह से वो काम की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, या फिर आर्थिक व सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं की कमी के कारण इनका विकास सामान्य बालकों की
तरह नहीं हो पाता। तो जैसे बच्चे सामान्य तौर पर ग्रो कर जाते हैं, इस तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि उनका माइंड क्या होता है, डिवाइड होता है। एक तरफ वो काम को देखते हैं, घर को देखते हैं, दूसरी तरफ क्या करते हैं, वो पढ़ाई को भी देखते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जो सबसे पार होकर के अपना सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़े रह जाते हैं। अब देखो, इसके अलावा भाषा, धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, वर्ण आदि के कारण बालक अब वंचित रह जाते हैं। तो कभी कभी इस तरीके से भी, जैसे आप रूरल एरिया में जाकर के देखोगे तो वहाँ पर लड़के को जितनी प्रेफरेंस दी जाती है उतनी लड़की को नहीं दी जाती है शायद, मोस्ट ऑफ द केस में, मतलब कि जो ग्रामीण एरिया होती है। तो वे बच्चे को तो, अपने लड़के को तो पढ़ाएंगे लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते। तो ऐसे केस भी आते हैं वंचित बालकों की श्रेणी में। तो जिस बालक की अपनी प्रगति हेतु अपने समाज में न्यूनतम सुविधाएं भी प्राप्त नहीं होती, मतलब उन्हें मिनिमम जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती, तो वे सामाजिक दृष्टि से सुविधा वंचित बालक होते हैं। मतलब उन्हें कोई, वो बच्चे अपने आप से नहीं हुए, लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर उन्हें पहनने, खाने और रहने के लिए अच्छी सी सुविधा मिलती तो शायद वो पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर पाते, उन्हें अगर काम ना करना पड़ता। तो प्रगति तथा आर्थिक के लिए, तो ये उनका आर्थिक विकास के लिए। अब परिभाषा क्या होती है, बालमैन के अनुसार क्या दिया है, अवंचन निम्न स्तरीय जीवन दशा अलगाव की घोषित करता है, जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की संस्कृति उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। अब देखो, अवंचित बालक की विशेषताएं, ये बालक सामाजिक रूप से हीन भावना से ग्रसित होते हैं। मतलब लोग बाग उनको एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं कि इसके बस की बात कुछ नहीं है, ये पढ़ाई में लिखने में ऐसा ही है, या फिर किसी काम को भी करने में सक्षम नहीं होता, तो उसको एक हीन भावना देखा जाता है। अब इनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है तथा ऐसे बच्चे सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं। तो वो समाज कार्यों में लग जाते हैं, या फिर अपने काम से ही कोई छोटा मोटा काम ढूंढ के अपने लग जाते हैं और वहीं पर अपनी लाइफ का गुजारा करने लगते हैं। इनका बौद्धिक स्तर निम्न होता है, तो ज़्यादा हाई लेवल की बातें नहीं सीख सकते। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, इन सब की बातें वो ज़्यादा नहीं रखते। अब ये बालक विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेने में सदैव कतराते हैं। तो ये बालक क्या होते हैं, विद्यालय में भाग लेने, मतलब कोई भी इवेंट हुआ तो उसमें वो पार्टिसिपेट करने से थोड़ा घबराते हैं। इनमें असुरक्षा की भावना होती है, थोड़े डरे हुए से रहते हैं कि हमें कोई भी कुछ कह देगा। ये बालक प्राय अंतर्मुखी, निराशवादी और रूढ़वादी होते हैं, मतलब कि अंदर ही अंदर अपनी कोई भी बात अंदर दबा के रखते हैं, दूसरों तक बातें कम पहुंचाते हैं। विभिन्न प्रकार के वंचन से बालक के शैक्षिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वंचित बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से वंचित बालक, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से। तो इन सब के बारे में तो आप बेसिकली जानते होंगे। संवेगात्मक मतलब कि उसमें इमोशनली थोड़ा डिसेबिलिटी होती है, मतलब बचा हुआ होता है कि जिस तरीके से उसको माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए, आसपास के माहौल का या फिर टीचर का सपोर्ट मिलना चाहिए, उस तरीके से नहीं मिल पाता है। सामाजिक दृष्टि से वंचित मतलब जिसको सारे जो समाज सोसाइटी होती है वो उसको वो सुविधा नहीं दे पाती है जो उसके लिए जो सामान्य बच्चों को मिल जाती है। सांस्कृतिक दृष्टि से जो कल्चरल जिसमें मतलब कि सांस्कृतिक दृष्टि से उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। आर्थिक दृष्टि से उनकी घर की हालत ऐसी होती है। शैक्षिक दृष्टि से उनको एजुकेशन देने वाला कोई नहीं होता उस टाइम पर, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि घर पर भी बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है बच्चों को। अब देखो, वर्ग भेद को समाप्त करने वाले बालकों की शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए। तो बच्चों को तो सभी को इक्वल राइट मिलना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। इनके साथ प्रेम सहानुभूति का मतलब इनके साथ क्या होना चाहिए, बच्चों को एकदम पोलाइटली मतलब कि प्यार से समझाना चाहिए कि देखो बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, तो शायद उनको बताया जाए तो वो अपने रूट पर वापस आ सकते हैं। वंचित बालकों के समुचित विकास के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। तो जैसे स्कॉलरशिप जो मुहैया कराती है गवर्नमेंट, उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि बच्चे को कहीं पर कोई काम करना ना पड़ा और क्या हुआ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती रही, जो कि नोट्स, पेन, पेंसिल, वॉटेवर जो भी उसकी खरीदारी होती है। इनके अभिभावकों की आर्थिक सहायता तथा प्रेरणा करनी चाहिए जिससे वे अपने बच्चों को विद्यालय भेज सकें। तो ऐसा तो सरकार बहुत कम करती है कि परिवार वालों को मंथली उनको थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाए कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको घर से ना काम करवाओ। जैसे मान लिया कोई बच्चा अगर महीने भर काम करके 500-1000 रुपये कमा रहा है, तो इतनी ही राशि अगर सरकार उनको प्रदान कराए तो क्या होगा, उन बच्चों को काम नहीं करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को एक एक्सक्यूज भी रहेगा कि तुमने जब हम पूरी सुविधा हम दे रहे थे, बच्चा जितना कमाता था उतना हम दे रहे हैं, तो तुम बच्चे को घर के कामों में या खेतों में क्यों लगा रहे हो। तो ये होता है। वंचित बालकों को आवश्यकता तथा वातावरण की स्थिति के आधार पर अवकाश प्रदान करना चाहिए। वंचित बालकों को वातावरण और आवश्यकता के आधार पर उनको अवकाश प्रदान करना चाहिए। अगर उनको नीड है, ज़रूरत है, तो उनको एक छुट्टी भी दे देनी चाहिए। BN दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन आ सकता है MCQ में भी कि किस
राइटर के अनुसार या किस फिलोसोफर के अनुसार वंचित बालकों का कोई लक्षण नहीं होता। तो बौद्धिक विकास ह्रास या फिर उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि में हानि या फिर शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तात्पर्य क्या होता है? ऐसे बालकों से हैं जो परिवार तथा कक्षा में विद्यालयों में भांति भांति से सामान्य उत्पन्न करते हैं। तो बेसिकली इसका कहने का मोटिव ये है कि जो बच्चे उग्रवादी होते हैं, उग्रवादी वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा, मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़े टाइप होते हैं या फिर शोर शराबा करने वाले होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं समस्यात्मक बालक। तो ऐसे वो बच्चे होते हैं समस्यात्मक, जो घर में भी एक तरीके से मतलब चौहलर बोलते हैं, जिसको चौहलर करे रहते हैं कि अगर एक दिन भी वो कहीं चले जाएं तो ऐसा लगता है कि घर में कुछ सुना सुना है। क्लास में अगर वो आता है डेली खुरापाती करता है, टीचर बार बार डांटता है, पिटाई भी करता है, लेकिन अगर एक दिन वो ना आए तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ अपसेंट है। तो बढ़ते हैं बैलेंटाइन के अनुसार। बैलेंटाइन ने कहा कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज से समस्याओं के जनक बन जाते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन है, याद रख सकते हैं आप। समस्यात्मक बालकों के अंतर्गत चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक एवं अपने से छोटे बालकों को परेशान करने वाले बालक। तो मोस्ट ऑफ द केस में छोटे ये चोरी करने वाले और झूठ बोलने वाले बच्चे तो थोड़े रेयर मिलेंगे, लेकिन छोटे बच्चों को परेशान करने वाले बालक बहुत मिल जाएंगे। क्लास में आपने देखा होगा, कभी कभार आपने टीपी तो की होगी, तो सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जब टीपी की होगी तो आपने देखा होगा कि उस टाइम पर जो छोटे छोटे बच्चों को परेशान करने वाले बच्चे होते हैं वो एक तरीके से समस्यात्मक बच्चे ही होता है। क्लास में आप जब भी जाते हो तो एक आधा बच्चा आपको ऐसे ज़रूर लगता है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, टीचर को भी बार बार वो करता है कि सर जी आप मुझे ये बताइए, मैम आप मुझे ये बताइए, मतलब कि अननेसेसरी बातें को पूछेगा। समस्यात्मक बालों की पहचान कैसी करनी चाहिए? तो पहचान हम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मेथड का प्रयोग करते हैं। उसके लिए नाम याद रख सकते हैं, निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि और जी संबंधियों से प्राप्त सूचना, मतलब कि उनसे जो रिलेटिव लोग हैं उनसे बातें करके बता सकते हैं कि यहाँ घर पे किस तरीके का बिहेव करता है। संचयी अभिलेखों के माध्यम से उसके जो संबंध में कुछ रिपोर्टें दर्ज होती हैं, कुछ उसका इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ को रिकॉर्ड करके, या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण। लास्ट इलाज है कि उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ, जो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक होगा वो बता देगा कि हाँ ये कितना खुरापाती बच्चा है। समस्यात्मक बच्चों के लक्षण या विशेषताएं क्या होती है? पैसे एवं अन्य वस्तुओं को चोरी करना। तो सबसे पहली बात तो कि बच्चे के अंदर ये सबसे गंदी आदत होती है। अगर बच्चे को छोटे बचपन में ही डांट दिया जाए या फिर उसको अंडर कंट्रोल करना जाए तो बड़े होकर वो चोरी करने की सोचेगा भी नहीं। अब स्कूल के कार्यों में सक्रिय न होना। जो स्कूल में कोई भी काम होता है, सपोज करो कि कोई इवेंट कराना है, कोई रैली निकालनी है, तो उसमें वो सक्रिय नहीं होता। शारीरिक और मानसिक कष्ट देकर आनंद लेना। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, लिख सकते हैं लेकिन आप। तो बच्चा क्या करता है, किसी भी दूसरे बच्चे को या तो आगे बैठा हुआ है उसके पीछे से एक थपाक से धर दिया तो उसको एक चोट पहुंचा करके उसको बड़ा मजा आता है, फिर बाद में कहता है कि मैंने नहीं किया, उसके कान पे आराम से चिटकी मार देगा। तो उस तरीके से भी वो बच्चे को परेशान करता है। 4 नंबर है न्यून मानसिक क्षमता। ये सोचने की क्षमता थोड़ी कम होती है, बस यही आता है उन पर, मतलब कि दूसरों को परेशान करना और क्लास का माहौल थोड़ा अनुशासन बिगाड़ के रखना। अब उनको सही गलत की पहचान नहीं होती है, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत। टीचर उधर समझा रहा है, वो दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है, दूसरा बच्चा टीचर से शिकायत कर रहा है, तो टाइम सबका गया, उसको मज़ा आ रहा है बस। तो ये चीज़ें होती है जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं। अनुशासन का विरोध करना, धोखा देना और असहयोग की प्रवृत्ति रखना, किसी का सहयोग नहीं करता। और संदेह करना, किसी भी चीज़ पर डाउट करना, और बुरा आचरण, उनका मतलब कि व्यवहार इतना आकर्षक नहीं होता कि लोग उन पर तुरंत ट्रस्ट कर लें, विश्वास के पात्र नहीं होते जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बार बार धोखा देते रहते हैं। और अल्पधिक मानसिक क्षमता का होना, दक्षता का होना, दक्षता या क्षमता बात एक ही है। और मानसिक इंद्र से ग्रसित होना, अप्रसन्न या चिड़चिड़े होना, लोगों के विरोध का शिकार होना, सीमा से अधिक कठोर व्यवहार का होना। अब समस्यात्मक बालक के कारण क्या होते हैं कि बच्चा समस्यात्मक क्यों बन जाता है, क्यों करता है इस तरीके से? तो कुछ होता है अनुवांशिक कारण। तो बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यवहार, मतलब कि ऐसा होता है कि उनके पेरेंट्स या उनके आसपास का माहौल ऐसा होता है। अनुवांशिक की बात हो रही है तो आसपास का माहौल नहीं बोलेंगे, उनके माता पिता ही बोलेंगे कि उनके माता पिता कुछ इस तरीके का व्यवहार करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं मजाकिया किस्म के होते हैं, उनके माता पिता भी कभी ना कभी मजाकिया किस्म के रहे होंगे, तो इस तरीके से उनमें अनुवांशिक गुण आ जाता है कि वो बच्चों से मजेखोरी करते हैं, पढ़ाई पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते। और शारीरिक कारण क्या होता है कि बहरापन, कोई बच्चा अगर बहरा है या गंजा है या फिर कम दिखाई देता है या फिर ऊंचा सुनाई देता है
किसी के बाल नहीं जम के आते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है समस्यात्मक क्रिएट करने का, क्योंकि दूसरे बच्चे फिर उनसे मजे लेने लगते हैं। सामाजिक कारण क्या होता है? तो सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देख रेख का अभाव, माता पिता के बीच इतने संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें आदि। संवेगात्मक कारण क्या होता है? अंगूठा चूसना, ये तो सब छोटे छोटे बच्चों की, चिड़चिड़ापन की, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया एकदम से माहौल ख़राब कर देते हैं। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा, उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? माता पिता को बच्चों के प्रति प्यार से पेश आना चाहिए, उनके साथ पोलाइटली व्यवहार करो। बच्चे के अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। बच्चे को पुरस्कार दिया जाना चाहिए कि अगर उसने कोई भी बात अगर अच्छी बोल दी या फिर अच्छा कोई काम कर दिया तो उसको तुरंत कि लो बेटा 5 रुपये लो और पार्ले जी बिस्कुट खा के आओ। हाँ, थर्ड पॉइंट आता है, बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि क्या चीज़ अच्छा होता है, क्या चीज़ गलत होता है। जैसे बड़ों को नमस्ते नहीं करता तो एक गलत बात है, बड़ों को नमस्ते करने को बोलो तो एक अच्छी बात होगी। अध्यापक का व्यवहार मधुर और सहयोगात्मक होना चाहिए। टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा खुरापात करता है इसको अच्छे से बजाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। बच्चों को मनोरंजन के उचित अवसर देने चाहिए, मतलब एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट एजुकेशन हो या कि नॉन एजुकेशन हो वो भी कोई डिपेंड नहीं करता, पर वीक में एक बार अगर बच्चों का एंटरटेनमेंट हो जाए तो बच्चे बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहते हैं, अनुशासन में बने रहते हैं। किसी भी समस्या का व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक हल खोजना चाहिए, तो उसका हल खोजना चाहिए, ना कि उसको तुरंत मतलब समस्या को ख़त्म नहीं करना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। शारीरिक विकलांग बालक, अब शारीरिक विकलांग फिजिकल हैंडीकैप्ड जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे किसी का हाथ नहीं होता, मतलब कि सपोज करो किसी एक्सीडेंट में उसका हाथ टूट गया या कुछ, मतलब कि हाथ नहीं आया या कुछ, किसी में लकवा मार जाता है, किसी का हाथ पैरालाइज हो गया, या किसी का कोई लंगड़ा है, किसी के कान में सुनाई नहीं जाती, आवाज़ नहीं जाती, किसी को बोलने में दिक्कत होती है, तो ये सब होती है शारीरिक विकलांग बच्चों की पहचान करने में हेल्प करते हैं। अब देखो शारीरिक विकलांग का वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, तो दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाणीबाधित और अस्थिबाधित। अस्थिबाधित में होता है कि उसके हाथ पैर में डिसेबिलिटी होती है, दृष्टिबाधित में देखने में, और श्रवण मतलब सुनने में, वाणी मतलब बोलने में। तो ये 4 तरीके की होती है विकलांगता। दृष्टिबाधित में बता चुका है, जैसे बच्चों को किसी को देखने में असमर्थता होती है। सपोज करो कि वो क्या हुआ, बैठा हुआ है और टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर ने कुछ भी लिखा है, सपोज करो कि उसने लिखा भारत एक महान देश है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, सब थोड़ा बिलर सा टाइप दिखाई दे रहा है, तो वो क्या होता है, उसको एक तरीके से श्रवण मतलब कि दृष्टिबाधित बालक है, क्योंकि उसको देखने में असमर्थता का सामना करना पड़ रहा है। और इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी जो दृष्टि क्षमता होती है 20/70 होती है, अर्थात सामान्य बालक यदि किसी एक वस्तु को 70 फीट की दूरी तक देख सकते हैं तो वो सिर्फ 20 फीट तक की दूरी पर ही देख सकते हैं। उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, अगर वो पीछे बैठता है तो उसको आगे बिठा देना चाहिए ताकि ब्लैक बोर्ड और उसके बीच की डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाए। अमेरिका के मेडिकल संघ ने 1934 में कानूनी परिभाषा दी जिसे सभी देश स्वीकार करते हैं। जिनकी दृष्टि क्षमता 20/70 तथा इससे कम ही उनकी आंखें सुधार के बाद प्राय उत्तम हो, या जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 का कोण बनाती हो, 20 डिग्री का कोण बनाती हो, उनकी आंखें सुधार के बाद उत्तम हो सकती हैं। तो ये एक शोध था अमेरिका का, जिन्होंने बताया कि 20/70 हो तो उससे सुधारा जा सकता है, और उनका जो एंगल होना चाहिए देखने का 20 डिग्री का होना चाहिए। भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 1987 में दृष्टिबाधित की परिभाषा दी थी। तो भारत सरकार ने, समाज कल्याण विभाग ने 1987 में दृष्टिबाधित बच्चों की परिभाषा दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि दृष्टिबाधित 6/66 या 20/30 से अधिक न हो और चश्मे का प्रयोग से आंख उत्तम हो सकती है। तो उन्होंने कहा था कि इससे कम हुई तो उनको चश्मा लगा लेना चाहिए। दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 से कम का कोण बनाती हो। तो दृष्टि का क्षेत्र जो हो सीमित हो, यह नहीं कि उसको सारा कुछ इधर उधर का हो दिखाई देता हो, लेकिन उसको फोकस करना आना चाहिए, और 20 डिग्री से कम का कोण बनाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि गर्दन को पूरा उठा करके देखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नीचे नीचे देख लेते हैं अपनी पलकों को ऊपर उठा करके, तो ये इस तरीके से एंगल का हम मेज़र कर सकते हैं। अब दृष्टिबाधित बालकों का वर्गीकरण क्या होता है, आंशिक रूप से दृष्टिबाधित और पूर्ण रूप से। तो पूर्ण रूप से होता है कि उनको पूरा ब्लैक दिखाई देता है तो उनको तो ब्रेल लिपि से पढ़ाया जाएगा, और जो आंशिक रूप से होते हैं, आंशिक रूप से क्या होता है कि उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, टीचर को बच्चे को फ्रंट में बिठा देना चाहिए और उसके आंखों पर चश्मा लगवा देना चाहिए पेरेंट्स से कह करके। दबंग वाला चश्मा नहीं, वैसा वाला, मतलब कि आई साइड वाला। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक
20 होते हैं। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक उन्हें कहते हैं जो बड़े अक्षरों या मुद्रित पाठ्य वस्तु को उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। तो मैंने बताया कि जो बच्चे 20 फीट की दूरी तक देख सकते हैं या फिर जो थोड़ा चश्मे की सहायता से एकदम क्लियर देख सकते हैं, उनको बोलते हैं आंशिक रूप से। और जो ये दृष्टि क्षमता लिखी है 20/70 और 20/200, ऐसे बालक जिनकी दृष्टि क्षमता 20/70 तथा 20/200 के मध्य होती है, ऐसे क्या होते हैं, ये आंशिक रूप से होते हैं। और ऐसे बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधित कठिनाइयों से पीड़ित होते हैं। अब गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं? गंभीर रूप से दृष्टिबाधित बालक होते हैं जिनको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने बताया कि उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज होता है। 22/20 का उनकी दृष्टि क्षमता होती है जो कि बहुत कम है। उसके लिए क्या करते हैं, बहुत क्या बिल्कुल ही कम है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ब्रेल लिपि होती है, उसमें 6 पॉइंट होते हैं या 6 बिंदु होते हैं, वो उनको स्पर्श करके पढ़ते हैं। और दृष्टिबाधितों की बालकों की पहचान कैसे होती है? सिर दर्द होना, आंखें बंद कर लेना, बार बार पलक पलक झपकाते हैं वो बार बार, या फिर आंखें तिरछी होना के टेढ़ी आंखों से देखते हैं वो, पुस्तक तथा अन्य वस्तुओं को आंखों के पास ले जाना, बिल्कुल आंख गड़ा करके पढ़ते हैं या फिर उसमें लिखते हैं, आंखों से पानी बहना, चलने पर गलत कदम रखना और अधिकतर आंखों को मलते रहना। पिछड़े बालक, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो कि पिछड़ जाते हैं, मतलब कि एक तरीके से छूट जाते हैं, जो सामान्य बालकों से भी जिनका स्तर नीचा होता है, उन्हीं को हम पिछड़े बालक बोलते हैं या बैकवर्ड चिल्ड्रन बोलते हैं। तो अगर हम इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन समझें तो ऐसे बालक जो औसत बालकों की तरह प्रगति करने में असमर्थ होते हैं, मतलब कि जो सामान्य तौर पर बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है, तो जो सामान्य बच्चों के पास तो होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य से भी जिनका स्तर नीचे होता है, कम होता है, तो उनको बोलते हैं पिछड़े बालक। अब देखो, ऐसे बालक कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाते, जो एवरेज बालक कर लेता है वो पिछड़े बालक नहीं कर पाते। अब पिछड़े बालक का जो मंद होना आवश्यक नहीं है, बल्कि मंद बुद्धि पिछड़ापन का कारण हो सकता है। कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पिछड़ापन मतलब ये नहीं कि उनकी हाइट वाइट सब चीज़ें कम रह गई, तो पिछड़ापन का कारण ये हो सकता है कि उनका मानसिक स्तर पिछड़ापन रह चुका हो। किसी किसी बच्चे को देखा होगा कि आपने हाइट और उसका मतलब कि शरीर तो इतना बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है, पिछड़ेपन का शिकार हो जाता है। वो 5th क्लास में होता है और वो 3rd और 4th क्लास की बातें सीख रहा होता है, तो इस तरीके से भी पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। अब इसमें देखो, किसी ना किसी राइटर के अनुसार हर एक टॉपिक की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। याद भी ना करो तो उसके कुछ की पॉइंट होते हैं, जैसे कि देखो, ये है एक स्टील वेलवर्ट का अनुसार है, ये पिछड़ा हुआ बालक वह बालक है जो अपने पाठशाली जीवन के अध्ययन काल में मध्य से अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ होता है। सपोज करो कोई बच्चा है और वो 4th क्लास में है और वो 3rd क्लास का काम भी करने में असमर्थ है। सपोज करो जैसे कि हम मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में 4th क्लास के बच्चों को मिनिमम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आता ही है। पर अगर बच्चा वो ये सब चीज़ें भी नहीं कर पा रहा जो उसने 3rd क्लास में सीखा था और प्रेजेंट टाइम में वो 4th क्लास में है, इसका मतलब क्या है कि वो पिछड़ा बालक है, मतलब कि एक तरीके से बैकवर्ड स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छा बता चुका हूँ, आराम से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखो, TKA मेनन के अनुसार, ये भी एक राइटर है, मेनन के अनुसार, सिर्फ इतना लिख दो कि मेनन के अनुसार, हर एक डेफिनेशन मेनन के अनुसार जरूर मिलेगी। तो एक राइटर का तो नाम याद रख लो और उसका आगे डेफिनेशन कुछ उसके कीवर्ड लिख दो तो काफ़ी है। अब देखो, भारतीय परिस्थितियों में पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष से अधिक बड़ा होता है। तो जैसे मान लिया कोई बच्चा किसी क्लास में है और उसकी औसत आयु जो होती है, देखो एक होती है औसत आयु, एक होती है मानसिक आयु, मतलब वास्तविक आयु और मानसिक आयु होती है। तो अगर वो बच्चा पिछड़ा बालक होगा तो उसकी क्या होगी, औसत आयु से भी 1 वर्ष कम होगी। लेकिन जो सामान्य बालक होगा उसकी क्या होगी, पिछड़ा बालक जो होगा उससे 1 वर्ष ज़्यादा होगी। तो ये 1 साल का डिफरेंस होता है जो कि पिछड़े बालक और सामान्य बालकों के बीच में बना रहता है। ये मेनन के अनुसार थी। अब इनकी देखो विशेषताएं क्या होती हैं। विशेषताएं तो आती ही आती है, मतलब कि किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है, 3rd सेमेस्टर में खासकर यही पूछता है कि पिछड़े बालक से आप क्या समझते हैं और उनकी विशेषताएं की व्याख्या करिए। तो आपको विशेषताएं तो लिखनी पड़ेगी, लगभग 4-5 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। तो पिछड़े बालकों से सीखने की गति बहुत धीमी होती है। तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनकी सीखने की गति धीमी होती है। ऐसे बालकों की जिज्ञासा की प्रवृत्ति में अभाव पाया जाता है। तो मतलब वो किसी भी चीज़ में क्यूरियोसिटी नहीं दिखाते कि वो नई नई चीज़ों को ऑब्जर्व करे या फिर नई नई चीज़ों को सीखने में वो जिज्ञासा नहीं दिखाते।
बौद्धिक परीक्षणों में इनकी बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। नॉर्मली जो सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है वो 90 to 110 मतलब 90 से 110 के बीच में होती है, लेकिन इनकी क्या होती है बुद्धि लब्धि 85 से भी कम होती है। पिछड़े बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं होता। उत्तरदायित्व मतलब किसी को कोई एक जिम्मेदारी दे दी तो वो उसको बखूबी निभाता है, लेकिन अगर जो पिछड़ा बालक होता है, क्लास में कोई है और हमने मान लिया किसी टीचर को 5-10 मिनट के लिए बाहर जाना पड़ गया और वो टीचर बोले कि जो पिछड़ा बालक है उसी को अगर इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे कि अगर कोई क्लास में नॉइस करता है तो उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिख देना, या कि कोई बच्चा शोर ना मचा पाए, कोई बच्चा इधर से उधर ना खड़ा हो, तो इस तरीके की अगर उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है या जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उसको निभाने में असमर्थ होता है। व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति और अपनी या उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है। तो ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं कि जो पिछड़े बालक होते हैं वो अपनी कक्षा से निचली कक्षा जो वो पास करके आ चुके हैं उस कक्षा को भी वो बखूबी नहीं समझ पाते हैं। अब देखो प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल, व्यक्ति, जो मतलब कि एक पर्टिकुलर के हर एक स्टूडेंट में अलग अलग होगा पिछड़ेपन का। एक होता है सामूहिक, तो कुछ बच्चों का पूरा ग्रुप ही होता है पिछड़ा, और कुछ होते हैं कि वो इंडिविजुअल मतलब अकेला ही पिछड़ेपन का शिकार होता है। जैसे कि जहाँ किसी कक्षा में कुछ छात्र पिछड़े हुए हैं और उनके पिछड़ेपन का कारण अलग अलग है, वह पिछड़ापन व्यक्ति पिछड़ापन होता है। जैसे मैंने बताया कि मान लिया किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से 2 बच्चे पिछड़े हुए बच्चे हैं, तो उनमें क्या है वो व्यक्तिगत गुण होगा कि उस बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आ रही और उसको कोई बात नहीं समझ में आ रही, तो दोनों का स्तर अलग अलग होगा। लेकिन सामूहिक में क्या होता है, होते हैं कुछ ऐसे नालायक से बच्चे, क्या होता है उनका पूरा एक ग्रुप बना होता है, वो क्लास में तंग करने का काम करते हैं, उनको हम एक तरीके से समस्यात्मक बालक भी बोल सकते हैं। तो वो क्या काम करेगा, उनका एक पिछड़ापन होता है कि वो पिछली क्लासों में भी जितना सीख चुके उस चीज़ को भी समझने में वो असमर्थ होते हैं, या फिर अगर तुम उनसे पिछली क्लास के बारे में भी पूछने लगो तो वो चीज़ें नहीं बता पाते वो, तो वे बच्चे होते हैं सामूहिक प्रकार से जो पिछड़े होते हैं, एक ग्रुप पूरा। अब देखो पिछड़े बालकों की पहचान कैसे होती है, तो निरीक्षण द्वारा हो सकती है। बालक समय समय पर ली गई साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और मतलब जो भी जिस तरीके के भी एग्जाम होते हैं उन सब के आधार पर बच्चों की पहचान की जा सकती है। जैसे कि एक मार्क्स डिसाइड कर लेते हैं, सपोज करो 10 नंबर का टेस्ट लिया हमने, जो कि साप्ताहिक मान लो या मंथली मान लो, और उसमें से हमने एक मिनिमम रेंज मानी कि अगर किसी बच्चे का मार्क्स 5 नंबर से कम आए तो वो एक तरीके से अपना सामान्य स्तर से भी नीचे है, और ऊपर को जो है जिसके 5 आए वो सामान्य है, और सामान्य से ऊपर जो है वो प्रतिभाशाली हो जाएगा या उत्कृष्ट बच्चा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक लेवल बना देते हैं। तो अगर किसी बच्चे का मार्क्स जो आता है 5 नंबर से कम आता है तो इसका मतलब वो क्या है, पिछड़ा बालक है। तो ये हमने कैसे पता किया, निरीक्षण के द्वारा। अब आगे देखिए इसमें परीक्षण के द्वारा। परीक्षण कैसे कि देखो व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जाती है, इसको ध्यान में रख लेना बहुत अच्छे से। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालक मानसिक रूप से भी पिछड़े होते हैं। जो मतलब कि एजुकेशन में पिछड़े होते हैं उनका मानसिक स्तर भी थोड़ा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि डाउन होता है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि बुद्धि परीक्षण के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो इनकी बुद्धि लब्धि जो ज्ञात की जाती है बुद्धि परीक्षण की, अब देखो इसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला हमेशा याद रखना, टर्मन ने दिया था ये। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु मतलब कि मेंटल एज अपॉन रियल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला याद रख लो। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रखते हैं MA बटे RA मल्टीप्लाई बाय 100। RA बोल सकते हैं रियल एज, या फिर CA बोल सकते हैं। अब देखो उपलब्धि परीक्षण, सामूहिक परीक्षण, अन्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण और भी बहुत सारे ऐसी विधि होती हैं जिनसे हम बच्चों के पिछड़ेपन का पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा पिछड़ा है या कौन सा बच्चा नहीं है। अब देखो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के पिछड़ेपन का कारण क्या होता है। जो बच्चे एजुकेशनल टाइप से पिछड़ेपन होते हैं उनका मेन रीजन क्या होता है कि वो क्यों नहीं सीख पाते। जो टीचर सबको पढ़ा रहा है वो मोस्ट ऑफ द बच्चों को तो समझ में आ रहा है, अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो 8 को तो समझ में आ रहा है, लेकिन 8 को सामान्य स्तर पर समझ में आ रहा है, लेकिन 2 को जो है सामान्य स्तर पर भी समझ में नहीं आ रहा, वो सामान्य से भी नीचे चले जा रहे हैं। तो क्या कारण होता है उनका, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ऐसा कहते हैं कि किसी का दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, मतलब उसका ध्यान इधर उधर होता है, तो ये हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य। और शारीरिक मतलब कि उसके अंदर कोई मेंटली फिजिकली डिसेबिलिटी होती है। पारिवारिक कारण होता है कि घर पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है मम्मी पापा में, अंकल आंटी में, तो उस तरीके से ही वो उसका कंसंट्रेट नहीं हो पाता है क्लास में, जिस वजह से क्या होता है उसका स्तर गिर जाता है और वो पिछड़ जाता है।
परिवार का आकार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत बड़े मतलब कि 10-12 कैंडिडेट का एक परिवार होता है, तो उसमें बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता है, मतलब कि उसके दिमाग में सभी से रिलेटेड बातें घूमती रहती है। एक बात बोली जाती है कि जितने कम दोस्त होंगे या जितने कम रिलेटिव होंगे उतना ही ज़्यादा दिमाग में स्पेस बचता है और उतनी ज़्यादा हमें नॉलेज गेन करने को मिलती है। और क्या होता है, माता पिता की यह शिक्षा, मतलब कि अगर मम्मी पापा नहीं पढ़े लिखे हैं तो थोड़े उसे चांस हैं, मतलब आज की डेट में तो ये डिपेंड नहीं करता, अगर बच्चे में सीखने की शक्ति है या सीखने की इच्छा है तो वो आराम से सीख सकता है। और निम्न बौद्धिक स्तर और निर्धनता, निर्धनता को हम एक कारण मान सकते हैं, एक रीज़न मान सकते हैं कि इसकी वजह से बच्चे पिछड़ जाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अपना 14-15 साल की उम्र में ही कुछ काम करने लग जाते हैं, तो फिर वो एजुकेशन की तरफ इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा, पिछड़े बालकों की जो होती है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। अब उन सारे बच्चों को चुन करके लेकर आओ, एक अलग स्कूल स्थापित करो और उसमें उनको शिक्षा देनी स्टार्ट कर दो। और विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था, या फिर उसी एक स्कूल में सारे बच्चों को निकालो और उनको एक स्पेशल एजुकेशन दी जाए, एवरेज मान करके। जैसे मान लिया हमने 5th क्लास के नीचे तक के जितने पिछड़े बालक थे उनको निकाल लिया और एक अलग सेक्शन हमने बना दिया, तो अलग सेक्शन में उनको क्या करेंगे, हम बेस से फिर से स्टार्ट करेंगे, उनको फिर से दोबारा से हम ABCD या फिर रीडिंग, राइटिंग और मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वट जो भी होता है बेसिक चीज़ें होती हैं उनको हम फिर से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और भी ये चीज़ें होती हैं इनकी, जो इनका पिछड़े बालकों की शिक्षा होती है विशेष पाठ्यचर्या द्वारा, मतलब उनका एक सिलेबस अलग से ही डिफाइन किया जाए, या फिर विशेष शिक्षण प्रवृत्तियों का प्रयोग अलग से ही कुछ एक तरीके से प्रोजेक्ट तैयार करके उनको एक इफेक्टिव तरीके से एजुकेशन दी जाए। ये पॉइंट कुछ याद कर लेना, 1879, 1905 और 1911 आगे लिखा हुआ है। इनमें प्रथम जो थी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बुंट ने बनाई थी, और फर्स्ट परीक्षण किया था अल्फ्रेड बिने ने, बुद्धि परीक्षण ये किया था 1905 में, और 1911 बिने ने किया था साइमन ने। ये उसी का दौर है जब साइमन इंडिया आया था और उसके संपर्क में वो गाया गया था जनगण मन अधिनायक जय है पे एयरपोर्ट पे। तो ये क्वेश्चन एक हिस्ट्री का हो गया। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स व तकनीकी, तो उनका जो है अधिगम जांचने के लिए कौन कौन से टूल्स या कौन कौन सी हम मेथड का यूज करते हैं, तकनीकी का यूज करते हैं। तो बुंट ने 1879 में जर्मनी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली। ये क्वेश्चन एकदम छाप लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुंट ने 1879 में, अगर मान लिया प्रयोगशाला से रिलेटेड, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग में आओ या शॉर्ट में आओ, अगर तुम एक लाइन में ये भी लिख दोगे ना कि बुंट ने 1879 में जर्मनी में प्रथम प्रयोगशाला खोली थी मनोवैज्ञानिक, तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने थोड़ा एक फैक्चुअल चीज़ याद कर रखी है। अब देखो अल्फ्रेड बिने ने क्या किया था, ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया 1905 में, 1905 में, और इसका निर्माण किया इसने, जो भी इसका बुद्धि परीक्षण था, और इसी कारण इन्हें बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। तो जो बुद्धि परीक्षण का जनक किसे बोलते हैं, विने को, अल्फ्रेड विने को। सन 1911 जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, बिने और साइमन ने मिलकर क्या किया, 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए पृथक पृथक प्रश्नावली तैयार की। उन्होंने क्या करा, अलग अलग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तैयार करे और उनको उन बच्चों पर टेस्ट किया। तो जो बालक अपनी आयु के अनुसार क्वेश्चनों के आंसर दे रहे थे तो उनका तो एक तरीके से सामान्य स्तर हो गया, और जो उनके आंसर नहीं दे पा रहे थे वो क्या हो गए, पिछड़े बालक हो गए। और 1912 में क्या हुआ, स्टर्न ने निम्न सूत्र दिया, जो कि मैंने पहले ही बता चुका था कि स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, MA/CA या RA बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, मेंटल एज अपॉन रियल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ये 4-5 बार मैं बोल चुका हूँ तो आपको याद हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण कैसे होता है, मतलब कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किस नंबर के बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को हम सामान्य बोलेंगे या मूढ़ बोलेंगे या मूर्ख बोलेंगे या फिर प्रतिभाशाली बोलेंगे। तो ये एक उसका टेबल है, ये अच्छे से याद कर लेना। देखो क्या होता है, 0 से 24 तक का हो जाएगा जड़ बुद्धि हो जाएगा, इडियट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो अगर कोई आपको लड़की या लड़का कोई अगर या फिर कोई बड़ा मतलब कि गार्जियन या पेरेंट्स बोलते हैं इडियट, या 3 इडियट वाली मूवी से कोरिलेट कर सकते हैं कि तो उनकी बुद्धि लब्धि मतलब कि 24 से नीचे ही है, 0 से ऊपर है, 0 से क्या ऊपर होगा, तो 24 से नीचे है। 25 प्लस से 49 माइनस तक, मतलब कि 25 से 49 तक होते हैं मूढ़, तो और 50 से 69 तक होते हैं मूर्ख होते हैं, और 70 to 79 ये होता है निर्बल बुद्धि, मतलब कि फेबल माइंडेड।
और होता है 80 to 89 मंद बुद्धि, जिसकी बात हम कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग का बच्चे जो होते हैं वो मंद बुद्धि से नीचे ही होते हैं। अब उनकी जो होती है बुद्धि लब्धि चाहे वो 50 हो सकती है, 60 होती है, 70 भी हो सकती है, पर 89 से नीचे होती है। अब देखो 90 to 110 ये होता है सामान्य बुद्धि। एक एवरेज बुद्धि लब्धि होती है 90 to 110। अब ये बुद्धि लब्धि निकाली कैसे, फॉर्मूला बताया था मैंने, वो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे निकलती है ये। अब 110 से 119 तक होता है उत्कृष्ट, मतलब कि जो सुपीरियर बच्चे होते हैं, और 140 से लेकर के जो प्लस होते हैं वो होते हैं प्रतिभाशाली, जिनको हम एक तरीके से क्रिएटिव बच्चा बोल सकते हैं या फिर जीनियस बोलते हैं, जिनको क्लास में जो होते हैं। पूरे समूह का एक साथ परीक्षण होता है सामूहिक परीक्षण, और प्रत्येक बालक का अलग अलग तरीके से अगर हम परीक्षण करते हैं तो वो होता है मतलब कि व्यक्तिगत, एक तरीके से इंडिविजुअल परीक्षण हो गया वो। अब व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण क्या होते हैं, देखो शाब्दिक व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण। तो देखो व्यक्तित्व बोल रहा हूँ मैं, व्यक्तिगत है ये, हाँ। और ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब देखो इन दोनों के ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। व्यक्तिगत में जैसे मैंने बताया था इंडिविजुअल, मतलब कि किसी एक पर्सन का हम परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, और सामूहिक मतलब कि उसमें 5-6 बच्चों का या 10-20 बच्चों का हम एक ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं और उन सब पर अध्ययन किया जाता है, उन सबको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तब उनसे हम पुटअप करते हैं कि इस ग्रुप से इतने क्वेश्चन आंसर निकल के आए और हमने सामान्य तौर पर कितने आंसर डिसाइड किए थे। और व्यक्तिगत क्या होता है, किसी भी एक चिंटू मिंटू को उठा दिया और उनसे पूछा हमने क्वेश्चन के आंसर, तो ये होता है व्यक्तिगत। तो इसको ये छोटे मोटे पॉइंट देख लेते हैं हम। ये परीक्षण प्राय मौखिक होते हैं जो व्यक्तिगत होते हैं नॉर्मली, मतलब कि क्लास में से बच्चे चिंटू को खड़ा गया तो बता भाई चिंटू के भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये परीक्षण प्राय लिखित रूप में होता है। तो क्लास में जैसे 10 बच्चों का हमने ग्रुप डिसाइड किया और उन सबको एक एक ब्लैंक शीट दे दी और क्वेश्चन बोल दिए और आंसर लिख दो, तो उनसे पता चल जाता है। इनका प्रयोग अशिक्षित एवं विकलांग बच्चों पर भी किया जा सकता है। इन परीक्षण का प्रयोग इन श्रेणियों में बच्चों पर नहीं किया जा सकता। और जो होता है व्यक्तिगत होता है, इसकी समय सीमा निश्चित नहीं होती। तो व्यक्तिगत की समय सीमा नहीं होती, अगर टीचर का इंटरेस्ट जाग गया तो बच्चे को क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाले जाएगा। और इसकी समय सीमा निश्चित होती है, एक ग्रुप को डिसाइड किया कि हाँ भाई बस 10 मिनट में इस ग्रुप को निपटाना है, कि इसको ये कोई इस लेवल के क्वेश्चन पूछो इनसे, कोई भी आंसर देता रहेगा। इन परीक्षणों में वैधता होती है, जो ये होते हैं ना व्यक्तिगत, इनमें वैधता होती है, मतलब एक पर्टिकुलर उसमें वैलिडिटी होती है, और इनमें वैलिडिटी नहीं होती है। जो व्यक्तिगत होते हैं इसका उत्तर देते समय नकल के कोई अवसर नहीं होता। तो जब वो क्लास में खड़ा है या फिर टीचर के सामने एकदम दोनों के सामने फेस टू फेस हो रहा है या फिर आई टू आई कॉन्टेक्ट चल रहा है, तो वो नकल कहाँ से करेगा। लेकिन जो ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, बच्चा एक से एक स्मार्ट होता है, तो कोई चीटिंग कर लेता है, कोई चीटिंग नहीं कर पाता है, मतलब थोड़े से चांस बन जाते हैं कि वो नकल कर सकते हैं उसमें। अब जो व्यक्तिगत होता है, इन परीक्षणों में संकोची व्यक्तियों को कठिनाई होती है। संकोची होते हैं जो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो मतलब कि कोई बात कहने में अपने आप को एक तरीके से गलत महसूस करते हैं कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होते हुए। अब इन परीक्षणों में क्या होता है, जो सामूहिक होता है, इन परीक्षणों में किसी व्यक्ति का कोई कठिनाई नहीं होती, इसमें कोई किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या होता है कि भीड़ जब चलती है ना तो उनको कॉन्फिडेंस लगता है कि अगर पिटूंगा तो मैं थोड़ी नहीं पिटूंगा, साथ वाला ही पिटेगा, और गलत बोलूंगा तो मैं ही गलत थोड़ी नहीं बोलूंगा, पूरा ग्रुप गलत बोलेगा। तो इस तरीके से उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है और गलत बात को भी वो थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। शाब्दिक बोलते हैं जो शब्दों के माध्यम से होता है, और अशाब्दिक होता है जो कि लिख करके बोलते हैं, इसको लिखित भी बोल सकते हैं। आगे आता है हमारे पास निर्देशन मार्गदर्शन। निर्देशन और मार्गदर्शन को आप सिर्फ नॉर्मली समझ लीजिए कि निर्देशन और मार्गदर्शन क्या होता है, किसी को एक तरीके से रास्ता दिखाना, मोटिवेट करके किसी को डायरेक्शन बता देना। कि जैसे मान लिया तुमने 12th कर लिया और 12th के बाद अगर तुम किसी का मार्गदर्शन करोगे तो कहोगे कि भाई 12th के बाद अपना जो भी बीटेक करना चाहो या आईआईटी की तैयारी कर लो, या फिर जो भी बीएससी में एडमिशन लेके कोचिंग वोचिंग कर लो। इस तरीके से मार्गदर्शन करना किसी दूसरे व्यक्ति का या किसी दूसरे बालक का। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या होता है, मार्गदर्शन पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञता प्राप्त पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा किसी भी आयु के व्यक्तियों की सहायता प्रदान करना होता है। तो देखो जैसे मान लिया आपकी एज है 20 साल और कोई बच्चा पढ़ रहा है 7th 8th क्लास में, मतलब वो आपसे छोटा ही होगा,
तो आप उसको बता सकते हैं कि बेटा इस क्लास में ये सब चीज़ें होती है और ये सब चीज़ें तो तेरे को पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो जैसे ही तू 8th क्लास में आएगा तेरे को दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी कि ये चीज़ हम फेस कर चुके हैं। इस तरीके से बता सकते हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं बेसिकली, अगर हम कहें तो जो चीज़ें हमने हमारे साथ में गलत होती है या फिर सही होती है, जिन चीज़ों से हम सीख चुके होते हैं, उन सब चीज़ों को हम उनके मार्गदर्शन पे बताते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं? जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन कोई ना कोई सजेस्ट करता ही रहता है, कोई ना कोई करता ही रहता है। घर में आओगे तो मम्मी पापा, बाहर जाओगे तो रिश्तेदार, और दोस्तों के साथ रहोगे तो दोस्त करते रहेंगे कि भाई पढ़ ले, एग्ज़ाम आ रहा है, ये निर्देशन करते रहेंगी। एक दिन पहले पढ़ेगा तो ये नहीं होगा, और आज से पढ़ना स्टार्ट करेगा तो अच्छा नंबर ले आएगा। संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग और सर्वाधिक विकास के से संबंधित। जीवन भर चलने वाली ये कोई इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है। सर्वांगीण विकास से संबंधित, देखो सर्वांगीण शब्द को समझ लो सिर्फ, और जहां भी सर्वांगीण दिखे तो आप समझ जाओगे। सर्वांगीण विकास से मतलब है कि उसका सारा, मतलब कि मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके का उसका सर्वांगीण विकास। तो निर्देशन के माध्यम से बालक और बालिकाओं के सभी समस्याओं का समाधान होता है, और विद्यालय में आकर बच्चे शिक्षक से निर्देशन प्राप्त करते हैं। तो टीचर क्या करता है, उनको एक तरीके से मार्गदर्शित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, और अपनी जीवन की दिशा तय करते हैं। जब भी बालक को कोई समस्या आती है तो वह बालक शिक्षक से मार्गदर्शन ले लेता है। मार्गदर्शन ऐसे बोल सकते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, सर बता दो ज़रा, या फिर इसको अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करके बोलें कि सर मुझे ज़रा यहाँ से इलाहाबाद जाना है तो थोड़ा मुझे रास्ता बता दो, वो भी एक मार्गदर्शन ही हो गया। या फिर हमने टीटी कलेक्टर से पूछ लिया या कंडक्टर से पूछ लिया कि मुझे यहाँ से मुरादाबाद उतरना है या फिर मुझे यहाँ से दिल्ली उतरना है, तो थोड़ा रास्ता बता दीजिए। तो इस तरीके से ये मार्गदर्शन होता है। व्यक्तिगत निर्देशन जो किसी पर्टिकुलर बच्चे को दिया जाता है, इसको आप थोड़ा पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। स्वास्थ्य निर्देशन क्या होता है? छात्रों को स्वास्थ्य जीवन के महत्व के विषय में बताना। तो मतलब कि अरस्तु ने कहा था कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो इसलिए स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा वरीयता दी गई है। और स्वामी विवेकानंद भी यही बोलते थे कि मनुष्य का स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है जितना कि स्वस्थ विचारों का आना। तो इस तरीके की बातें बोली जाती हैं स्वास्थ्य के संपर्क में। और ये आती है हमारे पास शैक्षिक निर्देशन। तो एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी हम किसी बच्चे को गाइड करते हैं, ये सब होता है हमारा शैक्षिक। जैसे पाठ्य विषयों का चयन करते समय, जैसे मैंने बताया कि कोई बच्चा हाई स्कूल में पास हुआ और उसका इंटरेस्ट है कि मैं मैथ मेरा अच्छा है, तो उसको क्या करेंगे, पीसीएम ग्रुप लिवा दो कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पढ़ता रहे। या फिर किसी का इंटरेस्ट होता है कि मैं कॉमर्स जाऊँगा, तो इंटर के हाई स्कूल के बाद वो कॉमर्स ज्वाइन कर लेता है। तो जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियां अपना होम साइंस या जो भी उनके सब्जेक्ट चुनिंदा होते हैं, लड़कियां भी मैथ ले लेती हैं अगर उनको इंटरेस्ट होता है। तो ये होता है उनका शैक्षिक निर्देशन। अब आता है हमारे पास सामाजिक निर्देशन। वाह भाई वाह, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कि बहुत नेचुरल सा टॉपिक है ये सामाजिक निर्देशन। तो विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन से छात्रों को सुझाव देना। तो जैसे बच्चों को कोई भी इवेंट होता है क्लास में या स्कूल में, तो उनके हिसाब से उनको थोड़ा एक सुझाव देना, एक तरीके से उनको गाइड करना। या फिर छात्रों को विद्यालय से संबंधित सामाजिक जीवन का अवबोध कराना, और छात्रों को सामाजिक समायोजन के संबंध में आवश्यक परामर्श देना कि बच्चे देखो ऐसे नहीं होता है कि ये सारे गलत काम होते हैं इस तरीके से कि किसी को डराना, धमकाना, चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब गलत बातें होती है, समाज में इस तरीके से नहीं रह जाता है। तो इस तरीके का अगर हम उनको सुझाव देते हैं तो ये होता है सामाजिक, जो हमें बताता है कि हमें समाज में किस तरीके से रहना है, जो हमारे लिए वो शर्तें तैयार करता है या जो हमें समाज के नियमों से अवगत कराता है, वो सारे होते हैं सामाजिक निर्देशन। और वो सामाजिक निर्देशन हमको बताएगा कौन? जो उन चीज़ों को फेस करता है, जो उन सब का अनुपालन करता है, उन सब का पालन करता है। व्यावसायिक निर्देशन होता है किसी भी अपने काम करने की क्षमता जो होती है किसी भी बच्चे में या फिर किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, जो भी उसमें काम करने की क्षमता होती है, और उनको काम करते समय जो गाइडेंस दिया जाता है। सपोज करो कि कोई ड्राइवर है और उसको ड्राइवरी नहीं आती, या फिर उसको हल्की सी ड्राइवर आती है, और जो उसके साथ में पड़ोस में बच्चा बैठा है या फिर आदमी बैठा है उसको अच्छे ड्राइवरी आती है, तो वो क्या हो गया, उनका एक तरीके से व्यवसाय हो गया। तो वो उसको बताएगा कि भाई एक्सीलेटर इतनी ज़ोर से नहीं दबाते हैं, ब्रेक धीरे से लगाते हैं, ब्रेकर पे हल्के से उतारते हैं, मेन हाईवे पे 60 to 70 की स्पीड रखते हैं। वो इस तरीके से गाइडेंस करता रहता है। या फिर व्यावसायिक निर्देशन एक तरीके से, और समझ लो कोई टीचर होता है, तो टीचर क्या करता है, बच्चों को समझाता है, ईजी लैंग्वेज में समझाता है। तो क्या होते हैं, जो सुपीरियर होते हैं वो उनको समझाएंगे कि बच्चों को इस तरीके से समझाते हैं कि वो एकदम इमेजिन कर पाए, रियल लाइफ से कनेक्ट करके उनको सारी चीज़ें बतानी चाहिए। तो ये होती है व्यवसाय से संबंधित।
परामर्श जानते हो कि कोई भी दे देता है आजकल तो। निर्देशन की विधियाँ, प्रमापीकृत विधियाँ, इनको छोड़ो, बस इनका नाम याद रख लेना, जो कि बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण। अप्रमापीकृत प्राविधियाँ क्या क्या है इसमें ये, हाँ, इसके अंतर्गत उन प्राविधियों को शामिल किया जाता है जिनकी रचना सुविधा और आवश्यकता के अनुसार की जाती है। ये प्राविधियाँ आत्मनिष्ठ होती हैं, जैसे कि साक्षात्कार हुआ, अवलोकन हुआ, समाज मिति और प्रश्नावली, व्यक्ति अध्ययन निर्धारण, आत्मकथा और संचित अभिलेख, जो भी हमारे पास रिटर्न एविडेंस है। पाठ्य सह क्या लिख रखा है ये, छोड़ो इस चीज़ को। बालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की भूमिका। तो बालकों को जो उचित निर्देशन देता है टीचर, तो उसमें टीचर का क्या रोल होना चाहिए, उसकी टीचर किस तरीके से बच्चों को एक अच्छा सा सजेशन दे सकता है, अच्छे से गाइड कर सकता है। तो उनकी परीक्षा से संबंधित निर्देश दे सकता है कि आज से 1 महीने बाद तुम्हारे एग्ज़ाम है और ये सिलेबस आएगा, इनको याद करो, उसके बाद लिख करके देखो, जो वर्ड मीनिंग है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, इस तरीके से दे सकता है। या फिर जो टीचर होगा अभिभावकों से संबंध स्थापित करेगा और बच्चों को ध्यान रखने के लिए बोलेगा कि आपके बच्चों का पेपर आने वाले हैं और इन पर इस तरीके से ध्यान रखना कि सुबह को जल्दी उठ करके याद करें, खाना थोड़ा शाम को कम खाएं जिससे कि नींद थोड़ा लेट आए, शाम को भी पढ़ने दिया जाए। अब देखो, अच्छी निर्देशन सेवा होती है, बाल केंद्रित होती है, ये क्वेश्चन आंसर है। व्यक्ति की बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं समाज के द्वारा दी जाने वाली सहायता को क्या बोलते, किसने दी थी ये डेफिनेशन, जो दी थी ये दी थी अयंगर जैन जोन्स ने, और ये भी एक डेफिनेशन। परामर्श होता क्या है? परामर्श जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि किसी से सलाह लेना, परामर्श लेना। तो परामर्श एक प्राचीन शब्द है। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं आती है तो वो क्या करता है, दूसरों से सलाह लेता है कि किसी को कोई दिक्कत आई तो उसने क्या किया, दूसरे व्यक्ति से थोड़ा सलाह ले ली। अब चाहे वो किसी भी तरीके की सलाह होती है, जिनका समाधान वह अकेले नहीं कर सकता, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे क्या करना होता है, किसी दूसरे की आवश्यकता होती है, उनसे सुझाव लेता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परामर्श बोलते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है, पहले तो हम इनकी परिभाषाएं पढ़ लेंगे। तो परामर्श की जो परिभाषाएं हैं, मॉयर्स के अनुसार, मॉयर्स एक फिलोसोफर हैं जो कि मनोवैज्ञानिक का अध्ययन करते हैं, तो मॉयर्स ने बताया कि परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों के संपर्क से है। जो दो व्यक्ति होंगे उनका एक कनेक्शन होगा जिसमें एक को किसी प्रकार की दूसरे व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। तो एक व्यक्ति क्या होगा, दूसरे व्यक्ति की सहायता प्रदान करेगा या फिर दूसरे व्यक्ति की सहायता करेगा, और दूसरा व्यक्ति क्या होगा, पहले व्यक्ति से सहायता मांगेगा। तो वो चाहे वर्बल भी परामर्श होता है और नॉन वर्बल भी होता है, मतलब कि शाब्दिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। मान लिया किसी काम को नहीं करा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई साहब एक बार ये काम करके दिखा दो तो मैं बार बार इसको रिपीट कर लूँगा, तो ये तरीके का होता है परामर्श। या फिर देखो, डॉक्टर जोयाल के अनुसार है, परामर्श एक प्रकार की राय देना है। तो किसी को राय देना, राय एक कीवर्ड है, जोयाल एक नाम है, इन दोनों को कोरिलेट कर लेना है। जब भी परामर्श की किसी एक राइटर के हिसाब से डेफिनेशन पूछी जाए तो जोयाल के अनुसार लिख देना है कि किसी को राय देना क्या होता है, एक परामर्श होता है अकॉर्डिंग टू द जोयाल। जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता, तो जहाँ वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाता वहाँ पर किसी दूसरे का सजेशन लेता है। सपोज करो आपकी 2 जगह जॉब लग गई, एक लग गई आपकी रेलवे में, एक लग गई आपकी टीचिंग में, तो आप किसी से सलाह लेंगे। मतलब कि अगर आपने खुद से डिसाइड कर रखा कि हाँ मुझे तो टीचिंग में जाना है, डजेंट मैटर कोई कुछ भी कहे कि चाहे उसमें सैलरी कम हो या फैसिलिटी कम हो, तो वो टीचिंग में चला जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो रेलवे में जाना चाहिए, तो आप रेलवे में चले जाओगे। लेकिन अगर दोनों में आप कन्फ्यूजन हो कि यार ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की ये, जितनी की टीचिंग है उतनी ही रेलवे है, तो दोनों में जब आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप किसी ऐसे पर्सन से डिसीजन लेने के लिए सजेस्ट करते हैं जिसको थोड़ा अच्छी टाइप की नॉलेज हो, जो आपको फ्यूचर में बता सकता है कि किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी या कौन ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है किसी फील्ड में। अब बताइए, देखो इसकी विशेषता क्या होती है। परामर्श एक ऐसी व्यवहारगत प्रक्रिया है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति, परामर्श लेने वाला तथा परामर्श देने वाला, 2 व्यक्ति तो होते ही हैं। अब अकेला आदमी किसी को सलाह थोड़ा नहीं देगा, दीवारों के सामने खड़ा होकर सजेस्ट थोड़ा नहीं करेगा कि तुम अपना रंग काला कर लो, पीला कर लो। सेकंड नंबर है, इन दोनों व्यक्तियों के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। अब देखो, सलाह उसी को देगा जिससे आपके कनेक्शन क्या है, एकदम अच्छे हैं। क्या अब देखो
दुश्मन से जाकर के अगर मान लिया हम जाकर के पाकिस्तान से सजेशन लें कि भाई साहब हमें सलाह दो कि हम तुम्हारे सैनिकों को रोक सकें, तो क्या वो दे पाएगा? नहीं देगा। तो ऐसे व्यक्ति से सलाह मांगी जाती है जो आपका विश्वास पात्र हो, जिससे आपके संबंध अच्छे हो। परामर्श लेने वाले को ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि वह अपनी समस्याओं को खुलकर परामर्श लेने वाले के सामने रख सकें। तो देखो वो क्या करें, मतलब कि किसी तरीके से एक तरीके बाउंडेशन नहीं रखे, जो भी रियलिटी है वो बताए, तभी परामर्श अच्छा मिल पाता है। परामर्श देने और लेने के लिए लगातार प्रत्यक्ष संपर्क में आना अति आवश्यक है। ये नहीं कि चिट्ठी खत लिख करके भेज रहे हैं। अरे भाई, अगर आपको टाइम नहीं है फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल करके फेस टू फेस मिलो, और तब उनको अगर अपनी प्रॉब्लम बताओगे तब ज़्यादा उचित होता है। परामर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई? तो पहला पॉइंट है, समस्या जो होती है उसकी पहले तो सॉर्ट आउट करना होगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, इसीलिए हमें परामर्श की आवश्यकता होती है। समस्या समाधान में सहायता हेतु, समस्या के समाधान में सहायता हेतु किसी भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी का सजेशन लेंगे। और ये क्या होता है, समस्या समाधान की योग्यता विकसित करने हेतु उसके अंदर ऐसी क्षमता का विकास कर देते हैं कि वो उस समस्याओं को सुलझ सके या सुलझा सकें। व्यक्तियों विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु, या फिर विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु, बीमारियों के निदान एवं उपचार हेतु, ये तो डॉक्टर करता है। और मानसिक अगर रोगी होता है तो उसका भी उपचार किया जाता है कि भाई सुबह सुबह उठ करके क्या करो, योगा करो, थोड़ा रेस लगाओ, फ्रेश ब्लड दिमाग में जाएगा तो अच्छे अच्छे थॉट आएंगे, निगेटिविटी कम आएगी। रूम पे पड़े पड़े रहोगे तो सेम ब्लड पूरे बॉडी में दौड़ रहा है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तरह तरह के निगेटिव थॉट आते हैं। तो थोड़ा सुबह शाम घूमना चाहिए, और योगा मस्ट बी डू, योगा जरूर करना चाहिए। अब आता है हमारे पास परामर्श के प्रकार क्या होते हैं। संकटकालीन परामर्श, उपचारात्मक परामर्श, और नैदानिक परामर्श, और रचनात्मक परामर्श। तो 4 टाइप्स के हैं, चारों याद रखना। संकटकालीन परामर्श कैसा होता है? जब व्यक्ति या विद्यार्थी को किसी कार्य में गहरी असफलता मिली हो या कोई हादसा हो गया हो तो वो बिना समय बर्बाद किए ही संकट की प्रकृति अथवा परिस्थितियों के अनुसार परामर्श प्रदान किया जाता है। तो अगर उसको अचानक से कोई ऐसी विपदा आ पड़ी हो या ऐसा कोई संकट आ चुका हो जिसमें उसे किसी दूसरे के सजेशन की आवश्यकता होती है तो उसको होता है संकटकालीन परामर्श। नाम से ही पता चल रहा है, आराम से बना के लिख सकते हो और डेफिनेशन। और आता है संकट या आपदा के समय परामर्श लिया जाए या दिया जाए, वो संकट के कालीन ही होता। नैदानिक मतलब किसी समस्या का को पहले से ही, क्या लिख रखा है ये, नैदानिक मतलब उसको सॉल्व करना, एक तरीके से समस्या का निवारण करना नैदानिक होता है। और रचनात्मक तरीके से मतलब एक तरीके क्रिएटिविटी तरीके जिसमें रुचि हो। उपचारात्मक परामर्श क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंसलिंग। तो उपचारात्मक, कई बार विद्यार्थियों के सामने शिक्षणात्मक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत समस्याएं आती हैं जिनके समाधान में अपने प्रयासों से उन्हें सफलता नहीं मिलती, लेकिन दूसरा आदमी अगर थोड़ा सा भी तुम्हें सजेशन देगा तो एकदम से उसको सफलता मिल जाती है। सपोज करो कि कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई बच्चा है, गाड़ी चलाना सीख रहा है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, अपने आप से करेगा तो नहीं सीख पाएगा क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि एक्सीलेटर कहाँ है, गियर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है। लेकिन कोई व्यक्ति जो गाड़ी को अच्छे बखूबी चलाता है तो वो अगर उसको परामर्श देगा 2-4 दिन या फिर 1 वीक या फिर 10 डेज, तो वो आराम से उसको सीख पाएगा, गाड़ी को चलाना सीख जाएगा। लेकिन अगर वो परामर्श भी ऐसे व्यक्ति से ले लेगा तो ये डिपेंड करता है कि परामर्श हम किससे ले रहे हैं, तो आपकी समस्या किस हद तक अच्छे तरीके से सॉल्व होगी। नैदानिक परामर्श देखो ऊपर जो लिखा था वही अब चीज़ हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ऊपर अच्छे समझ में नहीं आया था। तो इस प्रकार के परामर्श द्वारा परामर्शदाता पहले से ही ऐसे प्रयत्न करता है कि परामर्श ग्राहियों से संभावित कठिनाइयों या फिर समस्याओं, परेशानियों से बचे रहने में सक्षम बनाया जाता है, कि समस्या आए नहीं उससे पहले ही हम वेल प्रिपेयर हो जाए। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जैसे वैक्सीन काम करती है नहीं, तो वैक्सीन उसको लगाई जाती है कि उसको आने वाली कोई भी बीमारी अफेक्ट न कर पाए। तो उस तरीके से होती है परामर्श जो होती है ये निदानात्मक, कि आने वाली समस्याओं से पहले हम उसको वेल प्रिपेयर कर दें। रचनात्मक परामर्श क्या होता है? इस प्रकार के परामर्श में विद्यार्थी को अपनी योग्यता, उसकी रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों का पोषण एवं परख जो होती है, परख हेतु विशेष प्रकार की समस्या समस्त तथा समस्या क्या लिख रखा है,
समझ तथा सोच विकसित करने का प्रयत्न करता है। रचनात्मक परामर्श होता है ये। परामर्शदाता, परामर्शदाता जो परामर्श देता है, और परामर्शग्राही होता है जो परामर्श लेता है। जिसको किसी चीज़ की परामर्श की जरूरत होती है वो होता है परामर्शग्राही, और देने वाला होता है दाता। जैसे मैं बाइक का एग्जाम्पल बता रहा था, तो जिस आदमी ने पहले से ही बाइक सीख रखी है और वो उस व्यक्ति को सिखा रहा है जिसको बाइक चलानी नहीं आती, तो वो होता है परामर्शग्राही, और जिसको चलानी आती है वो बता रहा है, वो हो गया परामर्शदाता। इनकी गुण और विशेषताएं और देख लेते हैं। तो एक परामर्शदाता को धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांतों का आदर करना चाहिए। एक परामर्शदाता का व्यवहार उच्च नैतिकता से युक्त होना चाहिए। परामर्शदाता का व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के मतलब भेदभाव ना करे वो। और परामर्शदाता को समस्या के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्के में ले ली कि हाँ होगी, मैं ऐसे छोटा मोटा उपचार बता दूं, तो इस तरीके से नहीं, उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। परामर्शदाता को सहनशीलता और धैर्यवान होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की प्रॉब्लम थोड़ा डीप होती है, तो वो थोड़ा समय लेता है उसको एक्सप्लेन करने में, तो उनको थोड़ा धैर्यशील होना चाहिए जो परामर्श देने वाला है, और अच्छे से उसको समझ करके तभी उसका कोई सॉल्यूशन बताना चाहिए। परामर्श की विधियाँ होती है निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक समन्वित परामर्श। तो 3 टाइप्स की होती हैं। परामर्शदाता मैंने अभी बताया है, ये फिर दोबारा से रिपीट हो गया है, छोड़ो इसको। निर्देशात्मक परामर्श क्या होता है? इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता द्वारा परामर्श लेने वाले को उसकी समस्याओं को सुलझाने, उसका विकास करने तथा व्यवहार में सुधार लाने जैसी बातों को लेकर क्या करना चाहिए, मतलब कि निर्देशात्मक, उसको एक तरीके से गाइडलाइन दिया जाता है कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं ना आए, और अगर आए तो उनसे कैसे निपटना चाहिए, उस तरीके से उनको प्रिपेयर किया जाता है। इसका एग्जाम्पल आप समझते हैं, जैसे डॉक्टर द्वारा दिए गए परामर्श। तो डॉक्टर परामर्श सजेस्ट करता है कि अगर मान लिया किसी को पेन होता है तो उसको बोलते हैं कि हल्का खाना खाया करो, या फिर किसी को बुखार होता है तो उसको सजेस्ट करेगा कि दोबारा बुखार ना आए उससे पहले क्या करो तुम, कि गर्म पानी में नहाया करो, सर्दियों का मौसम है तो, या फिर और भी अलग अलग तरीके के करेगा कि अगर किसी को चोट लगी है तो बोलता है कि चावल ना खाना। तो इस तरीके के वो उपचार बताता है। अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है? इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता ऐसी परिस्थितियों तथा तकनीकों का प्रयोग करता है, जो परामर्श देने वाला है वो तरह तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करता है, जिससे परामर्श लेने वाले को अपनी राह स्वयं चुनने, उस पर चलने और अपनी समस्याओं का निवारण में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर हो सके। तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है, जो अनिर्देशात्मक होता है। खुद से करके सीखता है, थोड़ा बहुत सजेशन मिल गया ठीक है, नहीं तो अपने आप से वो काम करता है। समन्वित क्या होता है? नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इस चीज़ को समझ लो कि इस प्रकार का परामर्श क्या होता है जो समन्वित होता है। ग्राही जो परामर्श लेने वाला है उसकी आवश्यकता अनुसार परामर्श परिस्थिति के अनुसार परामर्श देते हैं। तो उसकी आवश्यकता अनुसार अकॉर्डिंग, मतलब कि उसको जितनी नीड है उतना ही देंगे, ये नहीं कि फालतू में उसको हम सोर्स दिए जा रहे हैं, उसको तरह तरह की चीज़ें बता रहे हैं, सिर्फ एक सटीक उसको सजेशन देना। यह किसी एक पर अर्थात परामर्शदाता केंद्रित या परामर्शग्राही पर निर्भर नहीं होता। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि सारा डिपेंड होगा ये परामर्शग्राही पर या परामर्शदाता पर। इसमें दोनों की सहभागिता बराबर होती है कि दोनों मिलकर के एक निर्णय पर पहुंचते हैं, एक तरीके से एक रिजल्ट निकालते हैं। परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है? मनोवैज्ञानिक शाला है उत्तर प्रदेश में, इसकी स्थापना हुई थी नरेंद्र देव समिति ने। ये क्वेश्चन आता है भाई, आया था हमारे टाइम पे भी आया था। तो जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में है उसकी स्थापना की थी नरेंद्र देव समिति ने। 1947 में इलाहाबाद प्रयागराज में की गई थी। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद में निदेशक के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग का अधिकारी होता है। तो इलाहाबाद में है 1947 में, और नरेंद्र देव समिति ने इसकी स्थापना करवाई थी। तो ये इतना याद रखना, बस 3 पॉइंट है इसके। मनोविज्ञान शाला की स्थापना का उद्देश्य क्या था, कि क्योंकि भाई इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा, कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा। तो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्ति निर्देशन एवं परामर्श। तो जो बच्चे होते हैं स्कूल में, उनको आने वाले टाइम में वो किस तरीके के काम कर सकते हैं, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, वो पार्टिकुलर उनकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, इन सबको डेवलप करने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोग तथा अनुसंधान करना, उन पर एक तरीके से प्रयोग करना कि बच्चे किस तरीके की सोच रखते हैं। आजकल के बच्चे, अगर आप प्राइमरी स्कूल में जाओ तो अलग तरीके की उनकी सोच मिलेगी, और प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो अलग तरीके की सोच मिलती है। तो ये होता है। शिक्षक तथा प्रशिक्षकों के लिए मनोविज्ञान प्रशिक्षणों का आयोजन करना। कार्य पद्धति क्या होती है? मनोविज्ञान मंडल
स्तर पर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी कार्य करता है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र 10 मंडलियों में खोले गए हैं। तो कार्य पद्धति में इतना याद रखना कि कितने मंडलों में खोले गए हैं, 10 मंडलों में खोले गए हैं। ये यूपी की बात हो रही है। मनोविज्ञान शाला के मनोविज्ञान शाला के कार्य क्या क्या होते हैं। तो निर्देशन की बात करें तो क्या होता है, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्ति निर्देशन और बाल निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। बाल निर्देशन में याद रखना कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही बाल निर्देशन दिया जाता है। प्रशिक्षण क्या होता है जानते हो आप, निर्देशन सेवाओं के लिए उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक को तैयार करने हेतु सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। शोध कार्य क्या होता है, शोध कार्य एक तरीके से किसी चीज़ की खोजबीन करना। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों हेतु आवश्यक उपकरण, प्रश्नावली आदि का निर्माण करना, तो उन पर वो अध्ययन करते हैं क्वेश्चन तैयार करके। परीक्षा का प्रश्न पत्र भी क्या करता है, विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण होता है। जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, तो छोटी छोटी अलग अलग टाइप्स के कंपटीशन होते रहते हैं स्कूल में, तो वो भी एक बच्चे के क्या करता है, परामर्श देने का काम करता है। उसमें अलग तरीके के क्वेश्चन टीचर इन्वॉल्व करते हैं। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हैं, ये कुछ नाम हैं। मेरठ में है, बरेली, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, फैजाबाद, झांसी, मुरादाबाद एवं उत्तराखंड के 2 जनपदों में खोला गया। जिला चिकित्सक, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट पर एक चिकित्सालय होता है और वो कमांड करता है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनको कमांड करता है कि किस तरीके की सुविधा है या कितने मेंबरों की वहाँ पर नीड है, ये सब सजेस्ट करता है कौन, जिला चिकित्सालय। और वो ज़्यादातर जो देखता है शारीरिक और मानसिक जो भी परामर्श देने योग्य होगा उस टाइम पर, शारीरिक उससे रिलेटेड या फिर मानसिक से रिलेटेड, वो एक तरीके से जो डॉक्टर होगा उनको अपॉइंट करते हैं। छोटे मोटे जो चिकित्सालय होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, और वहाँ से जो भी बच्चे होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं वो अपना परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। श्रवण दोष में अगर किसी को सुनने में दिक्कत होता है तो वो उसी व्यक्ति से जा कर के परामर्श लेगा। दृष्टि दोष में चर्म रोग, वाक रोग या फिर अस्थि रोग, अनुवांशिक रोग, तो अलग अलग फील्ड में या फिर अलग अलग केस में अलग अलग ही व्यक्तियों से सलाह ली जाती है। इस प्रकार जिला चिकित्सालय शिक्षा रोगी के रोकथाम एवं छात्रों के बेहतर भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट बोलते हैं जिसको, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये तो हमने किया है, मेरठ में रहे हैं हम, तो देखो इसको तो हम भली बात ही जानते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा क्या होता है, 1987 में जिला शिक्षा एवं संस्थान की नींव रखी गई। तो वो एक थी समिति थी 1986 की, जिला शिक्षा, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, और 1987 में क्या हुआ, डाइट बनाए गए, जिले में एक बनाया गया। अनौपचारिक शिक्षा, इस वीडियो के लास्ट में क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे, 1 लाइनर वाले क्वेश्चन होंगे और थोड़ा 1 सेंटेंस वाले जिसमें क्वेश्चन होंगे या 1 वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम करेंगे। तो लास्ट टॉपिक बचा है पर्यवेक्षण। तो नाम थोड़ा देखने में अटपटा सा लगता है, जो CBSE बोर्ड से पढ़े लिखे लोग हैं या बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है इस सब्जेक्ट में, और इस तरीके के वर्ड जब आते हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को समझे। पर्यवेक्षण क्या होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दूसरों के कार्यों का अवलोकन करके, मतलब दूसरों के जो काम हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं और उनको सही व उचित तरीके का निर्देशन, एक तरीके से हम गाइड करते हैं, उनको सही तरीके से उनको निर्देशन प्रदान किया जाता है। पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या होती है, तो पर्यवेक्षण तो समझ गए होंगे, मतलब कोई व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो उसको अच्छे से स्टडी करो, उसको एनालाइज करो, उसके बाद उनको क्या करो, सजेस्ट करो, उनको सजेशन दो, सलाह दो, परामर्श दो या फिर उनको निर्देशन दो कि इस तरीके से काम ये अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से करोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो पर्यवेक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, तो पहली विशेषता है पर्यवेक्षण के अंतर्गत नवीन विधियां व उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको एक नया तरीका बताना कि इस काम को अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है इससे 10 गुना बेहतर आएगा। सपोज करो कि कोई अगर एक ड्राइंग बना रहा है तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि उसको पेंसिल से बनाया जाए। अगर पेन से बनाएगा तो वहाँ पर रेस करने की प्रॉब्लम आएगी, वहाँ पर एक बार गलत हो गया तो दोबारा से मिटा नहीं पाएगा। तो वहीं पर अगर हम पेंसिल को अगर उसको सजेस्ट करते हैं तो वो अच्छे से उसको ड्रॉ कर पाएगा और पॉसिबिलिटी होगी कि वहाँ पर माइनर सी मिस्टेक हो। पर्यवेक्षण का स्वरूप गत्यात्मक होता है और पर्यवेक्षण वैज्ञानिक विधि है, ये एक कैसी है, साइंटिफिक मेथड है। और विद्यालय में प्रयुक्त ये जो भी उपलब्ध होते हैं संसाधनों का शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जो भी एजुकेशन टीचर दे रहा है उसको ज़्यादा इफेक्टिव
तरीके से बच्चों पर इफ़ेक्ट हो, वो जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी उनको सिखाया जा रहा है, तो इसके लिए हम पर्यवेक्षण का प्रयोग करते हैं। शिक्षक जगत में, जो भी शिक्षण जगत है में होने वाली नवीन आविष्कारों से परिचित कराना, या फिर शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर ध्यान देना, और विद्यालयों के सभी कार्यक्रमों में छात्रों व शिक्षकों के सहयोगों की सुनिश्चित करना। जो शिक्षकों का और छात्रों का सहयोग होता है किसी भी स्कूल को अच्छे से डेवलप करने में या उसकी पहचान बनाने में, तो उसमें सहयोग करना। पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है कि क्यों बिना फालतू में या फिर बिना किसी वजह के हम किसी दूसरे को निर्देशन क्यों दें, तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। ये विद्यालयों में होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद करता है। तो उनका मूल्यांकन करके बताता है कि इस स्कूल में या फिर इस विद्यालय में किस हद तक एजुकेशन इफेक्टिव रही है। तो विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण जरूरी है। तो कोई टीचर का मेथड अलग होता है पढ़ाने का और किसी टीचर का मेथड अलग होता है पढ़ाने का। उसके लिए क्या करता है, डाइट पर टाइम पर क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग होती रहती है, 5 दिन की, 10 दिन की, 2 दिन की या 1 दिन की, इस तरीके से वो ट्रेनिंग करते हैं और नए नए उनको टेक्निक और मेथड बताते हैं कि जिससे जो बच्चों को पढ़ाया जाए वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके। कुछ अध्यापकों वे मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो जो टीचर होते हैं वो अपनी जो एक्टिविटी होती है उनको अच्छे से चला पाएँ या उनको अच्छे से बच्चों तक पहुंचा पाएँ, उसके लिए भी पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। अभी आते हैं हमारे पास क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य है इसका निर्देशन, प्रशिक्षण और शोध कार्य। ये तीनों ही कार्य हैं इसका, और अगर ये तीनों आए तो फोर्थ ऑप्शन इसमें बेसिकली से आराम से बात है, उसमें आएगा उपरोक्त सभी। तो हम उपरोक्त सभी पर लगा देंगे। और अगर इन 3 में से कोई एक दिया हुआ है और बाकी ऑप्शन अलग हैं तो इन 3 में से ही किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। मनोविज्ञान की जो प्रथम उत्तर प्रदेश में प्रयोगशाला है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। कब खोली गई थी? मैंने बताया था कि वो 1975 में खोली गई थी। अब देखो, नवीन समिति के तहत जो खोली गई थी, विद्यालय में बाल अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक क्या है? निर्देशन एवं परामर्श। अगर बच्चे को अच्छे से सलाह दी जाए या फिर अच्छे से उसको गाइड किया जाए तो बच्चा अपने काम पे ज़्यादा फोकस ना करके अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेगा। ग्रामीण एरिया में बच्चे इसीलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में या उचित ढंग से परामर्श नहीं मिल पाता है। परामर्श से संबंधित जिले में विशेषता समिति का नेतृत्व कौन करता है? जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है वो ही इस चीज़ का नेतृत्व करता है। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो समुदाय का समूह प्लस दाय, मतलब कि एक तरीके से 2 शब्द मिले हुए हैं इसमें। समुदाय मतलब सामूहिक जो एक संरचना होती है उसको समुदाय बोलते हैं। और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है दिल्ली में। ब्रेल लेखन क्या होता है? ब्रेल मैंने बताया था कि इसमें 6 पॉइंट होते हैं। लुइस ब्रेल को इनका जनक बोला जाता है। और जिन बच्चों की आंखें नहीं होती हैं उनको क्या किया जाता है? जो 6 पॉइंट होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, उन्हीं से एक संरचना तैयार की जाती है जिनको बच्चा स्पर्श करके पढ़ता है। तो ये दृष्टिहीन बच्चों से संबंधित है और इसमें 6 पॉइंट होते हैं, ये चीज़ याद रखना। भारतीय ब्रेल लिपि क्या होती है? और लुइस ब्रेल लिपि के कौन थे? जनक थे। भारतीय लिपियों को ब्रेल लिपि से निरूपित करने के लिए विकसित एक समान व्यवस्था को भारतीय ब्रेल कहते हैं। भारतीय ब्रेल में 6 डॉट पॉइंट होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। समान ब्रेल संकेत दिया जाता है, तो उसमें से क्या बोलते हैं, 6 पॉइंट से ही रिलेटेड क्या करते हैं, वो एक संरचना तैयार करते हैं जिनको बच्चे ABCD या क ख ग इस तरीके से पढ़ सकते हैं उनको स्पर्श करके। ब्रेल लिपि से लाभ क्या है? तो दृष्टिहीन बच्चों में क्या होता है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो विजिबल तो होगा नहीं उनके सामने कुछ भी, तो वो स्पर्श करके पढ़ते हैं। इसके सरल होने से छात्रों का ध्यान कक्षा में केंद्रित होता है। तो अगर इस तरीके की सुविधाएं होती है तो बच्चों का क्या होता है, ध्यान एकदम केंद्रित होता है। इससे लिखने की गति बढ़ती है और इस लिपि के माध्यम से बालक यह सीखते हैं कि अपना कार्य स्वयं करना है, अर्थात आत्मनिर्भर बनना है। अब जैसे मान लिया कोई बच्चा दृष्टिबाधित है और ब्रेल लिपि से उसको पढ़ाया जा रहा है, तो जब तक वो खुद से टच नहीं करेगा तो बता नहीं पाएगा जो नीचे नोटबुक पे या बुक पर वर्ड लिखा है वो क्या वर्ड लिखा है। अब मान लिया एक टीचर सामने बैठा है और एक सामने दृष्टिबाधित बच्चा बैठा है, तो टीचर तो बोल देगा कि ये लिखा है A, लेकिन वो बच्चा जब तक खुद से नहीं छुएगा
तो वो कैसे पता चलेगा कि वो ए है या बी है? तो जब वो खुद से स्पर्श कर लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ सर ने सही बोला है। लेकिन अगर टीचर उनको अवलोकन करना चाहे तो उनके सामने बोल देगा कि बी लिखा हुआ है और बच्चे से टच करके बोलेगा कि बताओ ये बी लिखा है या कुछ और लिखा है, तो बच्चा स्पर्श करके बता देगा कि बी होगा तो बी बता देगा और ए होगा तो ए बता देगा। अधिगम अक्षमता क्या होती है? अधिगम अक्षमता होती है कि कोई बच्चा सीख नहीं पाता है। तो देखो, अधिगम की दृष्टि से अक्षम बाल बहुत अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तो जो बच्चा सीख नहीं पाता वो उसको अधिगम अक्षमता बोलते हैं, जो सीखने में असमर्थ होता है। इसको एक तरीके डिसलेक्सिया ही बोलते हैं, बच्चा सीख नहीं पाता है। वेंडा के अनुसार एक मानसिक दोष वाला व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अपने आप को तथा क्रियाकलापों को व्यवस्थित करने में असमर्थ होता है तथा जिनको स्वयं एवं समुदाय के कल्याण के लिए निरीक्षण, नियंत्रण तथा देखभाल की आवश्यकता होती है। अधिगम अक्षमता बालकों की विशेषताएं क्या होती है? मनोसामाजिक विशेषताएं होती है कुछ। तो इन बालकों में मनोसामाजिक विशेषताएं ये हैं, जैसे पहली है कि ऐसे बालकों को अपने माता पिता, अपने समाज एवं अपने अध्यापकों से विचार विमर्श करते रहना चाहिए। कोई भी दिक्कत आए तो टीचर से, या फिर घर पर है तो अपने माता पिता से या बड़े भाई बहन से परामर्श या सलाह लेते रहना चाहिए। ये अस्थिर स्वभाव के होते हैं, मतलब इनका एक स्टेबल बिहेवियर नहीं होता कि ये अगर शांत स्वभाव के तो शांत के होंगे, कभी आक्रामक भी हो जाते हैं, कभी शांत भी हो जाते हैं। ये बालक स्वनियंत्रण की बात करते हैं परंतु दूसरों के साथ मिलकर कार्य नहीं कर सकते, मतलब अपने आप पे विश्वास रखते हैं लेकिन दूसरों के साथ ज़्यादा काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते कि जो काम मैं करूँगा अपना आप ही करूँगा। इनमें स्वयं की समस्याओं के प्रति आत्मचेतना कम होती है। शैक्षिक विशेषताएं होती हैं, इनमें भाषा कौशल तथा स्मरण शक्ति का अभाव होता है। जो बच्चों को एक बार बात बता दी तो उस चीज़ को दोबारा कई कई बार रिपीट कराना पड़ता है, तब ये बच्चे सीख पाते हैं। ऐसे बालकों में कोई बात समझ में नहीं आने पर शिक्षक के कहने का साहस नहीं होता। तो अगर टीचर ने बता दी और उनकी समझ में नहीं आई और टीचर ने पूछा ना कि हाँ बच्चों सबको समझ में आई, तो सबको समझ में आ गई। क्लास में दो ही तरीके के बच्चे चुप रहते हैं, या तो उनको सब समझ में आता है या उनको कुछ समझ में नहीं आता है। अन्य विशेषताएं क्या होती हैं? इनमें सांवेगिक अस्थिरता होती है, इनको कार्य समायोजन में कठिनाई होती है और भी पढ़ लेना। इस तरह के अधिकांश बच्चों में डिसलेक्सिया तथा डिस्ग्राफिया जैसी बीमारी दिखाई देती है। तो जैसे मैंने बताया था कि डिसलेक्सिया भी बोलते हैं इसको, डिस्ग्राफिया भी बोल सकते हैं। इनमें अवधान की कमी पाई जाती है। अधिगम अक्षमता के कारण क्या क्या होते हैं? वंशानुक्रमिक कारण होते हैं कि उनके माँ बाप भी जो है थोड़ा कम पढ़े लिखे हों और उनमें भी ये दिक्कत आई हो कि वो सीखने में, कोई चीज़ को सीखने में दिक्कत का सामना करना पड़ो। यदि अधिगम अक्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आनुवांशिकता भी इसका कारण होता है, क्योंकि माता पिता के गुण दोष भी बच्चों से मिलते हैं। पर्यावरण कारण क्या? उसका एटमॉस्फेयर आसपास का ऐसा होता है कि बच्चे सीखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, खेल कूद में या फिर अलग अलग तरीके के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है। अब देखो ये वर्ड आते हैं, इसको तो आप एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड आते हैं सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और आपका जो ये थर्ड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर के जिसके पेपर होते हैं, वीटीसी या डीएलएड या बीएड जो भी होता है, सबके उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे एमसीक्यू में दे देगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा या फिर एक लाइन में आंसर लिखने के लिए दे देगा। डिसलेक्सिया क्या होता है? तो पठन से अगर किसी को कठिनाई आती है, मतलब किसी चीज़ को पढ़ने में कठिनाई आती है, वो बी को डी बोलता है तो उसको बोलता है डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया होता है लेखन अक्षमता।